कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे लिए पंडित तो बिल्कुल नहीं है। जो आजकल का जेंजी है, ये कैसे देखे? आप क्या समझाएंगे उनको कि कौन है जवाहरलाल नेहरू? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुझे ये कठिन चुनौती झेलनी पड़े कि जेंजी को मैं समझाऊं, क्योंकि जेंजी समझने को राजी नहीं होती है। नेहरू की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई क्योंकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, और ये वंशवाद की जो बात होती है इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। पैराशूट एंट्री नेहरू के कारण मोतीलाल नेहरू की गांधी के कैंप में हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उल्टा हुआ? अब नेहरू की वजह से मोतीलाल नेहरू गांधी के करीब हो गए? मेरा निश्चित रूप से मानना है कि मोतीलाल नेहरू जी की पोशाक बदल गई। एक व्हाट्सएप कुछ दिन पहले मेरे पास आया जिसमें ये कहा गया था कि नेहरू के पुरखे मुसलमान थे। अब देखिए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। क्या नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे? कि इलाहाबाद शहर में एक लॉन्ड्री हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री। तो जाहिर था कि अच्छी लॉन्ड्री थी। नेहरू रईस पेरिस थे। लॉन्ड्री नाम की कोई जगह थी, पेरिस लॉन्ड्री नाम की कपड़े धुलाई की जगह थी। दुकान थी। ड्राई क्लीनर की शायद कपड़े धुल भी जाते होंगे, वहाँ इस्त्री होके आते होंगे। तो ये नैरेटिव जो आज हम सुनते हैं, आज व्हाट्सएप पे आता है, ये नैरेटिव इसका मतलब है कि उस दौर में भी चल रहा था? हाँ, देखिए, ऐसा था ना कि हर आदमी को रश होता है रईस आदमी से। ये एडवीना के साथ जो उनके रिश्ते हैं, इसको लेकर के इतने नैरेटिव हैं कि अब ये सड़क तक नहीं है, संसद में कहा जाने लग गया है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार कह रहे हैं आप उसको? अब निश्चित रूप से मैं ही प्यार नहीं कह रहा हूँ कि एडवीना माउंटबेटन की लड़की ये कहती है कि मेरी माँ का जो प्रेम संबंध नेहरू के साथ था वो उनके लिए बड़ा अच्छा था। तो उसको जोड़ दिया जाता है आज की अय्याश शब्द। नहीं, देखिए, अय्याशी तो आदमी की नज़र में होती है, मगर मेरे ख्याल में नेहरू के बारे और इस संबंध के बारे में ये कहना मेरे ख्याल में बहुत गलत है। 5 बार नेहरू ने इस्तीफे दे दिए और गांधी उनको मना के ले आते थे कि नहीं इस्तीफा मत दो, वापस आओ। हाँ, और नेहरू कभी गांधी को मनाने में उस हद तक सफल नहीं हुए जिस हद तक गांधी उनको मनाने में सफल हुए। भगत सिंह और HSRA के लिए नेहरू ने न गांधी ने कुछ नहीं किया। वो कुर्बान होना चाहते थे, क्योंकि वो फांसी के तख्ते पे अगर नहीं चढ़े होते तो शहीद भगत सिंह फांसी का तख्ता चढ़ गया। पूज नहीं रहे होते। सुभाष चंद्र बोस से कैसे रिश्ते थे नेहरू के? लोग तो समझते हैं कि बहुत धुर विरोधी, क्योंकि ये जनरेशन आज की सोचती है कि ये सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपने सामने आते होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लेते थे। कोई प्रतिद्वंदिता उन दोनों के बीच में रही हो, ये मुझे नजर नहीं आती। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था? कि बिल्कुल कोई चुनाव नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था जिसमें नेहरू को वीटो दे दिया गया और सरदार पटेल को कांग्रेस समितियों ने कहा होगा कि ये अध्यक्ष बने। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में ये चुनाव था तो कौन सा चुनाव था? कौन सी कांग्रेस कमेटियां थी? कश्मीर के लिए नेहरू जिम्मेदार, धारा 370 के लिए नेहरू जिम्मेदार, तो क्या अकेले नेहरू जिम्मेदार हैं? उसमें मेरे ख्याल में जिम्मेदारी महाराजा हरि सिंह की सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम नेहरू को आलोचनाओं से भी परे समझने लग जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन 1947 से लेकर के 1964 तक भारत की स्थिति वैसी थी जैसी सोची गई थी। जो भारत में थोड़ा बंटाधार होना शुरू हुआ वो नेहरू जी की पुत्री के आने के बाद शुरू हुआ, जो 66 के बाद शुरू हुआ। चाइना के साथ जो भूमि विवाद आज तक चल रहा है, इन सब के लिए नेहरू जिम्मेदार है। खोटे नक्शे पे मोटी कूची से एक रेखा खींची अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासनकाल में। हम दोष दे रहे हैं उसका नेहरू को। धोखा हुआ या भूल हुई? धोखा खाकर ही तो आदमी गलती करता है ना। भूल तो तभी होती है जब मैंने आपके साथ दगा की हो। मगर नेहरू को हीरो मानना बंद कर दिया गया था सन 62 के युद्ध के बाद। जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? जवाहरलाल नेहरू। अब फंसेंगे आप अगले सवाल पे। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? एक अजीब आदत है हमारी कि हम इतिहास को पढ़ते कम, इतिहास पर निर्णय ज़्यादा सुनाते हैं। हर व्हाट्सएप, हर रील हमें विचारक बना देती है, इतिहासकार बना देती है। और उससे होता यह है
कि प्रभावित होकर हम किसी न किसी की पूजा या किसी न किसी से नफरत करने लगते हैं। वैसे भी एक सभ्य समाज की पहचान ये नहीं है कि हम एक दूसरे से कितने सहमत हैं, पहचान ये है कि वहाँ असहमति कितनी गरिमा के साथ सुनी जाती है। पिछले कई वर्षों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो थीसिस लिखी गई उसमें सबसे ज़्यादा नाम आया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इतनी बातें कह दी गई कि लगता है कि सब कुछ सच्ची है। लेकिन अब सवाल यह है कि असली सच क्या है और असली सच का पता कैसे लगाएं, किसके पास जाएं, क्या पढ़ें। तो शास्त्र कहते हैं कि जब उलझन में हो तो गुरु के पास जाओ। आज मैं भी गुरु के पास आया हूं। देश के जाने माने इतिहासकार, लेखक, विचारक पुष्पेश पंत जी। धन्यवाद। तो आज का विषय है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये व्हाट्सएप से लेकर विश्वविद्यालयों तक नेहरू के बारे में बहुत कुछ कहा गया। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुष्पेश पंत जी के लिए कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे लिए पंडित तो बिल्कुल नहीं है। मुझे याद पड़ती है अपने बचपन की, तो बच्चे उन्हें संबोधित करते थे चाचा नेहरू के नाम से। कोई पंडित नेहरू नहीं जानता था। बाद में ये आदमी के समझ में आता था कि वो आदमी भारत का पहला प्रधानमंत्री है। बड़ी बड़ी फ़ोटो थी, कभी गांधी के साथ, कभी सुभाष के साथ, कभी पटेल के साथ। तो ये भी याद आता था कि स्वतंत्रता का बड़ा सेनानी है। मगर नेहरू से जो मेरी व्यक्तिगत पहचान है वो चाचा नेहरू वाली है बचपन से। तो ये पंडित शब्द कहाँ से? ये नेहरू ने खुद को दिया या ये लोगों ने दे दिया? इसका नैरेटिव क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये इलेक्शन के दौरान जब हम 1951-52 के आसपास ये पंडित नेहरू का नैरेटिव शुरू हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पंडित के दो शब्द हैं। अब पंडित नेहरू अकेले नहीं थे जिनके नाम के आगे पंडित लगा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो प्रीमियर साहब कहलाते थे सन 35 में, उनको पंडित गोविंद बल्लभ पंत कहा जाता था। बड़े विद्वान महामना मदन मोहन मालवीय थे, उनको पंडित कहना बाद में शुरू हुआ। क्यों? जितने तिलकधारी हैं सब पंडित हैं, सब ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पंडित आदमी वो भी होता है जो पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है। और नेहरू को विद्वान मानने वाले बहुत सारे लोग थे। और नेहरू को मेरे ख्याल में पंडित नेहरू कह के संबोधित करने वाले बहुत कम लोग थे। जितने उनके समकालीन थे, सहयोगी थे, वो जवाहर कहते थे, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत भी थे, जिनमें गांधी जी खुद जवाहर कहते थे। खैर गांधी जी तो उनसे 20 वर्ष बड़े थे उम्र में, तो उनके लिए तो पितृतुल्य थे। उनके समकालीन लोग सुभाष मगर सुभाष जवाहर कहते थे। मेरे ख्याल में कृपलानी जी जवाहर कहते थे, सरोजिनी नायडू जवाहर कहती थी। तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल को आए नहीं वीर जवाहरलाल, वो कविता भी आपको याद होगी निराला वाली, जो बड़े उस दिन उदास हो गए थे जब बहुत प्रचार के बाद वो वहाँ नहीं पहुँचे थे जनसभा में। तो वो जवाहरलाल के नाम से मशहूर थे। और मेरे ख्याल में पंडित वाली उपाधि, खैर बिल्कुल जो आपने प्रश्न पूछा उसका सीधा जवाब ये है कि नेहरू इतने बड़े मूर्ख नहीं थे कि खुद को पंडित कहते या पंडित कहलाने की दावेदारी करते। उनको दी हुई एक संज्ञा है। जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो अक्सर पंडित कहलाते हैं। नेहरू के बहनोई रंजीत पंडित थे। तो मेरे ख्याल में पंडित उनके ऊपर थोपा गया एक, और उसके बारे में जितनी कहानी आप चाहें बना दीजिए। आपने शुरू में कहा कि हमारी आदत है कि हम फतवे पहले देते, पढ़ते बाद में, शायद पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये नैरेटिव, ये जो आजकल का जेंजी है, ये कैसे देखे आप? क्या समझाएंगे उनको कि कौन है जवाहरलाल नेहरू? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुझे ये कठिन चुनौती झेलनी पड़े कि जेनजी को मैं समझाऊं, क्योंकि जेनजी समझने को राज़ी नहीं होती है। उसके लिए सबसे प्रामाणिक जो आपने खुद कहा कि या तो गूगल बाबा है या व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप को जिसने यूनिवर्सिटी नाम दिया उसने बड़ा अहित लोगों का किया। लोगों को लगा कि शायद जिस तरह यूनिवर्सिटी खजाना होती है ज्ञान का, व्हाट्सएप भी है। और हमारे ज़माने में जब मतलब कंप्यूटर इतना आम नहीं था, एक बहुत सीख दी जाती थी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अगर आप कूड़ा भीतर डालेंगे नेट पर तो कूड़ा ही आपको मिलेगा। तो जो वमन व्हाट्सएप निरंतर करता है वो कचरा है जो किसी ने उसके ऊपर थोपा है। व्हाट्सएप पाठशाला तक कहीं जाती, प्राथमिक पाठशाला तो बात समझ में आती, कहीं और जाकर कुछ तलाश कीजिए। मगर अगर ये चुनौती मुझे सामने करनी पड़े तो मैं कहूँगा कि आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति, जिसकी सोच ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, वह जवाहरलाल नेहरू था। ये संयोग था कि वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, यह संयोग था कि वो आज़ादी का एक सेनानी था, वो युवक हृदय सम्राट था सुभाष के साथ साथ। मगर ये सारी बातें अलग हैं। एक आदमी था जिसकी एक सोच थी, जिसने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बचपन से चाचा नेहरू से किशोर बना, तो मुझे लगा कि इस आदमी के बारे में कितना मूर्ख आदमी है जो भारत की खोज करने निकला है। हिंदुस्तानी आदमी को भारत की खोज की ज़रूरत क्या होती है। फिर मुझे बहुत बाद में ये समझ आई कि नेहरू भारत की खोज अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो भारत को खोज रहे थे ताकि उसमें अपनी जगह तलाश कर सके कि मैं यहाँ कहाँ फिट होता हूँ और मेरी क्या भूमिका
भारत के भविष्य के बारे में हो सकती है, आज़ादी के संघर्ष के बारे में हो सकती है। और ये एक बड़ा रोचक प्रसंग है जब वो भारत माता की खोज के बारे में अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 52वां पृष्ठ उसका है, जहाँ वो कहते हैं हर जगह नारा लगता था भारत माता की जय। मैं सोचता था ये भारत माता कौन है जिसकी जय के नारे लोग लगा रहे हैं। एक बार एक जाट से उन्होंने पूछा, तो वो जाट के बारे में कहते हैं कि जाट किसान था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वास्ता ज़मीन से था। तो उसका भारत माता ये धरती है। नेहरू इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। नेहरू को लगा, और उन्होंने ये प्रश्न उस जाट किसान भाई से भी पूछा, क्या वो लोग नहीं है जो इस धरती पर रहते हैं और मेहनत कश हैं? तो उन्होंने सहमति एक हद तक स्वीकार की और कहा हाँ, इस धरती पर जो लोग खटते हैं, मेहनत कश हैं, कमाते खाते हैं, वो लोग भी भारत माता की संतान हैं, वो उसका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता भारत माता का हिंदुस्तान से है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, और दोनों नाम कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से जुड़े होते हैं, भारतवर्ष है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता धरती का, ज़मीन का, पहचान का, मेहनत कशों का, ये मेरे ख्याल में जो खोज का विषय था। और उस खोज में इतनी विविधता है कि भारत के हर हिस्से में, हर टुकड़े में जो आदमी रहता है वो ज़मीन के उस खित्ते से जुड़ता है, उसकी पहचान वो है। वो मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है, तो जिसमें सारे नाम गिनाए जाते हैं भारत के। कुछ ऐसे भी हिस्से जो भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे सिंध। मगर कुल मिलाकर मुझे लगता है कि नेहरू की भारत की खोज आज भी जिंदगी वाला हो या कोई हो, उसके लिए करनी ज़रूरी है कि मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरी पहचान क्या है, मेरा अतीत क्या है, मेरा वर्तमान क्या है, मेरे सपने क्या हैं और मेरा भविष्य क्या है। वो एक पुराना गाना राज कपूर की फिल्म का है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो इसके सिवा जाना कहाँ। जो असली हिंदुस्तानी है उसके लिए भारत के बाहर न कोई जगह जीने की है, न मरने की है, और यही जगह उसकी कर्मभूमि है। अब बाकी बहस आप कितनी कर लीजिए, पितृभूमि है, धर्मभूमि है, मातृभूमि है, हम माँ बाप के झगड़े में न पड़े। हम इसमें कहें नेहरू बार बार ये बोलते भी रहे। मेरे ख्याल से 1942 में जब वो जेल गया तब उन्होंने ये किताब लिखी, और हस्तलिखित किताब लिखी, हाथ से लिखी गई किताब। उस ज़माने में तो मतलब खासकर आदमी अगर जेल में हो तो टाइपराइटर तो सुलभ होगा नहीं। और उसके बाद तक नेहरू ये बोलते रहे, इवन आज़ाद हिंदुस्तान में भी नेहरू बार बार ये बोलते रहे कि हम सब लोग भारत माता हैं। खैर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम नेहरू को आलोचनाओं से भी परे समझने लग जाए। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आज मैं बड़ी विस्तार से बात करते हैं पुष्पेश जी, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो दोनों तरफ से चलाए जाते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं नेहरू को लेकर के जो दोनों पक्षों में हैं। तो एक एक विवाद, एक एक सवालों पर मैं आऊँगा, एक एक आरोप पर। मेरी भाषा आरोपों की भाषा होगी। नहीं, आपकी भाषा आरोपों की भाषा ज़रूर हो, मगर एक छोटी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि नेहरू अपने सबसे बड़े आलोचक भी थे। उनका एक लेख मुझे याद आता है जो मॉडर्न रिव्यू में छपा था, जो चक्रवर्ती के नाम से उन्होंने मतलब छद्म नाम से लिखा था, और कहा था कि इस आदमी से बच के रहना, ये आदमी तानाशाह बनना चाहता है, ये इस आदमी के जो सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो तानाशाही हैं, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेहरू अपने मन में इस बात को जानते थे कि जितना प्यार भारत के लोग उनको दे रहे थे वो कहीं सर में चढ़ डरते भी थे। वो लोगों से बोलते थे कि इतनी मेरी वर्शिप मत करो कि मैं कहीं तानाशाह ना हो जाऊं। गांधी भी यही बात कहते थे। बिल्कुल। तो मैं शुरुआत से आते हैं। पहला आरोप तो ये लगता है कि ये जो नेहरू की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई, चूँकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, बहुत बड़े वकीलों में से उनकी गिनती होती थी देश में, तो वो कांग्रेस में थे, बहुत बड़े नेता थे, वो अपने बेटे को भी राजनीति में ले आए, और ये वंशवाद की जो बात होती है इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। नहीं, देखिए, दो बातें हैं कि पैराशूट से एंट्री बहुत लोगों की भारतीय राजनीति में अब हो रही है, निरंतर होती आई है। तो हम इतिहास के दर्पण में वो पैराशूट की एंट्री देखना चाहते हैं। मगर जब नेहरू भारतीय राजनीति में आए तो ना हवाई जहाज इतना आम था, ना पैराशूट इतना आम था प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी। और अगर आप इतिहास के पन्नों को वास्तव में टटोलें तो बड़े ही भले ही कद्दावर नेता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में थे, मगर उनके तेवर न तो गांधीवादी थे, न गरम दल वाले थे। नेहरू जब लौटे तो उनका खून काफ़ी गर्म था जब वो विलायत से लौटे थे। तो उनके कारण जब वो सक्रिय हुए किसान आंदोलन में, और एक बार पहले तो 1912 में लौटे, फिर वो चले गए इलाहाबाद, कुछ टाइम प्रैक्टिस करी, फिर वो एनी बेसेंट से जुड़ गए, होम लीग। बिल्कुल, और वो फिर होम रूल लीग के साथ जुड़े, और फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ वो पिता ने नहीं जोड़ा उनको, गांधी ने जोड़ा।
गांधी ने जोड़ा और वो गांधी से प्रभावित हुए बहुत। और वो फिर उन्होंने मतलब दो बार तो सोचते नहीं थे, वो जरा उतावले ज़्यादा थे, ये उनका शायद आप दोष भी कह सकते हैं। तो वो पटियाला चले गए और पटियाला में जब वो कैद किए गए नाभा की जेल में, तो बड़ा रोचक किस्सा है कि उनके ऊपर कुछ चूहे दौड़ते भी थे, चूहे उनके मुंह पे भी दौड़ते थे, वहाँ गंदगी भी बहुत थी। वो अंग्रेज़ जेल नहीं थी, वो एक भारत के एक प्रतिक्रियावादी रजवाड़े की जेल थी। मोतीलाल नेहरू बड़े परेशान हुए कि मेरे लड़के को कहीं वहाँ टाइफाइड ना हो जाए, कहीं वो गंदा खाना ना खा ले। टीबी हो गया था उनको? नहीं, टीबी तो नहीं, प्लूरसी उस जमाने में कहते थे, टीबी तो उनकी पत्नी को हुआ था। वो ये कहा जाता है कि वो जो 3 लोग नेहरू के साथ बाकी जो उनके जो लोग गए थे, उनको भी जो लंग इन्फेक्शन है वो वहीं से हुआ। बाद में वही कमला नेहरू को ट्रांसफर भी हुआ। नहीं, अब ये तो देखिए कहना बड़ा कठिन है कि कमला नेहरू को उस जमाने में न तो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, न टीबी का इलाज ठीक से होता था, न टीबी को मतलब क्षय रोग माना जाता था, राजरोग भी कहा जाता था। वो मतलब उसके कई कारण थे, मगर यहाँ उसका विशद विश्लेषण अगर हम ना करें टीबी के रोग का और किसने किसको संक्रमित किया, मगर जो बात थी कि घबराए मोतीलाल नेहरू की इकलौता लड़का है, उसको अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो मुझे लगता है कि पैराशूट एंट्री नेहरू के कारण मोतीलाल नेहरू की गांधी के कैंप में हुई, जो तब तक तो वो नरम दल वाले थे, वो सुधारवादी थे, वो और लोगों के साथ रहते थे, और जो गरम दल वाले थे, जो उनके तेवर अपनाना मोतीलाल जी ने उसके बाद शुरू किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उल्टा हुआ? हाँ, नेहरू की वजह से मोतीलाल नेहरू गांधी के करीब हो गए। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि मोतीलाल नेहरू जी की पोशाक बदल गई, उन्होंने सूट वूट धारण करना बंद कर दिया, और फिर उनको ये लगा कि अगर ये यहाँ गांधी के संग रहता है तो शायद अधिक संयत रहेगा, अधिक क्रांतिकारी तेवर नहीं अपनाएगा, अपनी जान हथेली पर रखकर रियासतों के रजवाड़ों से भिड़ने नहीं जाएगा। नेहरू पे इससे कोई ख़ास फर्क पड़ा नहीं। अगर आप देखेंगे तो मेरी राय में तो मोतीलाल नेहरू का कायाकल्प और मन परिवर्तन नेहरू के कारण हुआ। मतलब आप इसे पुत्रमोह कह लें, पुत्रमोह में इतना था। हाँ, और दूसरा सवाल आपने वंशवाद का पूछा था, तो देखिए वंशवाद बड़ा विचित्र शब्द है, और उसमें भी आज आप ये कह सकते हैं कि लेगेसी है, डायनेस्टिक रूल है। तो आज के भारत में तो शायद कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी 4-5 पीढ़ी से राजनीति में सक्रिय न रहा हो, और वंशवाद राजनीति में हो अन्य पेशों में न हो ऐसा भी संभव नहीं है। मगर यदि असली वंशवाद होता तो मोतीलाल नेहरू की प्रैक्टिस का लाभ, अदालत की प्रैक्टिस का लाभ नेहरू को हुआ होता। उसमें तो नेहरू बिल्कुल नाकाम सिद्ध हुए। नेहरू ने जहाँ जहाँ अपनी जगह बनाई उसमें मोतीलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान हो, ये मुझे नज़र नहीं आता किसी भी दस्तावेज के कारण। इलाहाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में के वो म्यूनसिपलिटी के वो चेयरमैन बने, वहाँ जो कुछ उन्होंने किया उससे कितनी सहमति मोतीलाल नेहरू की थी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू अपने जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं स्वामी भक्त बरतानवी राज के नागरिक बने रहे थे। वो गांधी के साथ थे, उन्होंने फिर मुखालफत अंग्रेज़ों की शुरू की थी। मगर आप कल्पना करें कि जो दरबार के वक्त में, दिल्ली दरबार के वक्त में, सन 11 के दरबार के वक्त में नेहरू को पत्र लिखते हैं कि लंदन में मुझे इस तरह की पोशाक चाहिए, इस तरह के जूते चाहिए, उस वेशभूषा में उनकी एक फ़ोटो भी है। तो तब के मोतीलाल नेहरू में और बाद के मोतीलाल नेहरू का जो अंतर है वो जवाहरलाल नेहरू की कारस्तानी है। उससे पहले तो कांग्रेस सारी जितने बड़े वकीलों की पार्टी थी, एक तरीके से गांधी भी उससे बड़े देखिए मोतीलाल नेहरू अधिक से अधिक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद उन्होंने सिफारिश ज़रूर की थी कि नेहरू को उनके स्थान पर दिया जाए, क्योंकि वो दुनिया घूमे हुए हैं, ज़्यादा जान दुनिया देखे हुए हैं। उसके 1 साल बाद वो हुए, मगर मोतीलाल नेहरू की सिफारिश के कारण नहीं हुए। जब गांधी स्वयं इस बात को महसूस करने लगे कि नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं, नेहरू एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, करिश्माई व्यक्तित्व हैं, और वो उनके साथ भीड़ जुट सकती है, तो उनको लगा कि नेहरू को साथ रखना बेहतर है। और नेहरू की ताजपोशी अगर आप उसे कहना चाहें तो गांधी के कारण हुई, मोतीलाल नेहरू के कारण नहीं हुई है। और उसके बाद जितने काम नेहरू ने किए हैं वो उनके अपने अर्जित हैं, वो पिता की कृपा से तो उन्हें नहीं। 1928 में जो आप जिक्र कर रहे हैं, 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे हिंदुस्तान को, कि ब्रिटिश के अधीन रहें लेकिन हमको थोड़ी स्वतंत्रता रहे। और नेहरू इसके खिलाफ बात करते हैं। उनका जो भाषण है अधिवेशन में, 1928 के अधिवेशन में, वो उसके खिलाफ हैं कि, और वो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस, इस समय तक गांधी भी सहमत नहीं है नेहरू से,
और 1929 में नेहरू अध्यक्ष नहीं, बन और जाते हैं। सुभाष बोस उस प्रस्ताव को सामने लाते हैं और तो नेहरू अपने सुभाष पिता और- की मुखालफत करते हुए उसे सेकंड करते हैं। सेकंड करते और यदि कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों को देखें आप अच्छी तरह, तो कुछ दिन के लिए पिता पुत्र के संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहे थे और शायद बातचीत भी बंद हो गई थी। पूरी तरह बंद हुई है ना हुई हो देखिए, मगर मतलब ये खटास, हाँ, खटास आ गई। ये कहा गया, ये भी एक किस्से हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि वो जब वो गांधी जी की वजह से थर्ड क्लास में सफ़र करने लग गए हैं, तो वो मोतीलाल नेहरू गांधी जी से कह रहे हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, वो बहुत नाजुक लड़का है, विदेशों में पला बड़ा है, ऐसे ज़िंदगी जीता है, थर्ड क्लास में क्यों सफ़र कर रहा है। तो गांधी उनको समझा भी रहे हैं और उनको मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ये गांधी की रेल, जो बात आपने जो गांधी की रेल यात्राएं हैं और नेहरू की रेल यात्राएं, उनमें भी एक फ़र्क है। गांधी जी की रेल यात्रा शुरू में, पहली रेल यात्रा आप याद करें जो उन्होंने अपने गुरु गोखले के सुझाव पर की थी, तमिलनाडु की, नहीं पूरे भारत के कुछ हिस्सों की थी, सिर्फ तमिलनाडु की नहीं की थी। नहीं, पहले तमिलनाडु हाँ, पहले तमिलनाडु गए थे, मगर वो बड़ी रोचक है कि गांधी जी रेलवे कंपार्टमेंट में जाते हैं और उनको एक टिफिन कैरियर में गोखले पूरियाँ कुछ तला खाना देते हैं, कुछ वो अपने संग ले जाते हैं। इसका विशद विवरण आगे नहीं मिलता, मगर उस जमाने में थर्ड क्लास में यात्रा करना जो ऊंचे दर्जे, अव्वल दर्जे या दोयम दर्जे के यात्री थे, उनके लिए दुखद था। मगर बाकी लोगों के लिए आज वाला हाल नहीं था कि आप छत पर बैठे हैं, आप संडास पे बैठे हैं, आप सीट पे बैठे हैं, धक्का मुक्की खा रहे हैं। तो आप खिड़की के पास बैठकर निहारते हुए गांधी ने यात्रा की थी। और बाद की यात्राओं में तो उनके कंपार्टमेंट में भीड़ जुटती थी, लोग रुकते थे, वो महात्मा हो गए थे। तो वो थर्ड क्लास नहीं था जिससे मोतीलाल भयभीत हो रहे थे। मगर मोतीलाल का आशंकित होना ठीक था, पता नहीं क्या खा लेगा, क्या छू लेगा, क्या हो जाएगा। बहुत पुत्र मोह जो आपने कहा, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। हाँ, मगर वो कुनबा परस्ती और डायनेस्टिक सक्सेशन की बात मुझे इसमें नज़र नहीं आती है कि आपको विरासत में उन्होंने सब कुछ दिया हो। नेहरू का बहुत कुछ अपना अर्जित किया हुआ है, उसमें थर्ड क्लास की यात्रा भी है, उसमें नाभा जेल का प्रसंग भी है। नाभा जेल का प्रसंग फिर वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो ये जो नाभा जेल को लेकर के बड़े आरोप लगते हैं नेहरू पे कि नाभा जेल में नेहरू ने माफ़ीनामा लिखा था, उसको कंपेयर किया जाता है सावरकर से। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, एक तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नेहरू ने माफ़ीनामा लिखा था और जेल से रिहाई की मांग की गई थी। वो डिटेंशन में थे तब, वो कन्विक्ट नहीं थे। शायद मोतीलाल ने कुछ प्रयास किया हो, उन्होंने संपर्क को लाभ उठाते हुए लिखा हो कि ये इसकी स्वास्थ्य का संकट है, इसे छोड़ा जाए। तो जिसे आज जमानत या अंतरिम जमानत कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ की सशर्त आपको मुक्त किया गया है कि आप रहिए, आप बुरा आचरण नहीं करेंगे, इस रियासत में दोबारा नहीं घुसेंगे, हमारे शासन को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब बातें हो सकती हैं, मगर उसका उस माफ़ीनामे से कोई संबंध नहीं है। और मैं फिर आज भी ये बात स्वीकार करता हूँ कि वीर सावरकर का भी जो नाम था वो वीर सावरकर कहलाता था, और उनकी जो शख्सियत थी उसमें माफ़ीनामे का सवाल बहुत पचता नहीं है कि जिस आदमी ने अपने जीवन को दांव पे लगाया हो, समुद्र में कूदा हो, तैरा हो, पकड़ा गया हो, अंडमान भेजा गया हो, 13 साल वहाँ यातनाएं झेली हों, उसके बाद वो अगर रिहाई की माफ़ीनामे की कोई कोशिश करता है तो वो समर्पण नहीं है। और मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूँ कि सावरकर के माफ़ीनामे में यदि कहा गया हो कि मैं आकर अच्छे आचरण से रहूँगा, तो कोई आदमी ये कहेगा कि मैं अंडमान से लौटूंगा और दोबारा आपके खिलाफ सक्रिय हो जाऊँगा क्रांति के लिए। मगर उनका थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये कहा गया कि मैं सदैव आपका आज्ञाकारी रहूँगा, ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है जो। मगर अगर आप उस समय के पत्रचार को सुने तो क्या पत्रचार की अंतिम लाइन यू आर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं होती थी? बिल्कुल, हमने सीखा ही ब्रिटिशर से। ये मानसिक गुलामी तो हमारे ऊपर थोपी गई थी, भाषा थी। बिल्कुल, ये एक पक्ष है, लेकिन ये सावरकर पे हम कभी और ये तुलना कभी आप और कर सकते हैं, कभी और नागाहों से बैर कई अगली किश्त हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन अब ये मैंने जैसे कहा कि मेरी आरोपों की भाषा रहेगी, तो मेरे पास भी कुछ व्हाट्सएप आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। एक व्हाट्सएप कुछ दिन पहले मेरे पास आया जिसमें ये कहा गया था कि नेहरू के पुरखे मुसलमान थे और वो गयासुद्दीन गाजा का परिवार था और ऐसी बातें। देखिए, ये तो बड़ा कितनी सच्चाई है इसमें? जब डार्विन ने नए अपना सिद्धांत चालू किया था तो कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी हक्सले थे वो भी उनके संग काम करते थे। तो लोग कहते हैं आखिर में अगर पुरखों की तलाश आप करेंगे तो हमारे सारे पुरखे बंदर थे। तो वो कहीं ना कहीं कहानी वहाँ पहुँचेगी। मगर नेहरू के परिवार की अगर 7 पुश्तों की आप खोजबीन करें तो कहीं भी कोई आपको मुसलमान नज़र नहीं आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्लोजेट ये हूँ, मैं क्लोजेट मुसलमान हूँ,
मैं कहने को पंडित नेहरू हूँ, तिलक लगाता हूँ, मगर कमरे में बैठ के नमाज अदा करता हूँ, रोज़े रखता हूँ, इसका तो कोई इलाज नहीं है। मेरे ख्याल में यदि आप नेहरू के परिवार की पुश्तों की पड़ताल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके वो पुरखे मिलेंगे जिनके बारे में मशहूर है कि वो गदर के वक्त, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के वक्त दिल्ली में शहर कोतवाल थे, और उसके बाद उनके जो गंगाधर जी, और उनका जो स्थानांतरण होता है वो कब जाके बस गए, वो कहानी शुरू होती है पुष्पे जी राजनारायण कौल से। जी बिल्कुल, कि वो राजनारायण कौल ने एक किताब लिखी तारीख़ कश्मीर, जिसको दिल्ली के मुग़ल बादशाहों ने बहुत पसंद किया और उनको दिल्ली बुला लिया, और चांदनी चौक में एक मुग़ल बादशाहों ने नहीं, एक ख़ास मुग़ल बादशाह ने, फर्रुख शेर ने, जी और नहर के किनारे एक ज़मीन दे दी पुरानी दिल्ली। उसके बाद इनका नाम जो कौल थे वो कौल से नेहरू हो गए। लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि जो कश्मीर में त्राल इलाका है जो आजकल बड़ा विवादों में रहता है, उसके आसपास इनका एक गांव था जिसका नाम था नूहर। उस नूहर गांव से नेहरू पड़ा। ये इन दोनों में आप कौन सी सच्चाई की करीब पाते हैं? मुझे दूसरा जो आख्यान है उसको अशोक पांडे अपनी किताब में रखते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि अशोक पांडे की किताब में जो बयान दर्ज है मैं उसको अधिक प्रामाणिक मानूंगा, कि क्योंकि देखिए नहर तो दिल्ली में नहर बहिश चांदनी चौक से बहने वाली थी, बहुत सारे लोग उसके किनारे बसते थे, तो कोई और नेहरू नहीं कहलाया और सिर्फ कौलों को नेहरू का नाम दिया गया, ये थोड़ा अटपटा लगता है। तो आप मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि त्राल में जो नूर नाम की जगह थी उसके साथ इनका नाम जुड़ा था और बाद में वो नेहरू हो गया। तो ये लोगों को भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि उनके पुरखे कोई मुसलमान थे, कोई नहीं, ये तो बिल्कुल ही ये तो गलती, दुष्प्रचार है। और यदि मान लीजिए एक पल के लिए, मैं नेहरू के का बचाव पक्ष का वकील नहीं हुआ, आपकी भाषा आरोप की हो सकती है, मान लीजिए यदि नेहरू के कोई पुरखे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया था और बाद में हिंदू बन गए थे, तो क्या मुसलमान पुरखे होना किसी के लिए अपराध बोध से ग्रस्त करने के लिए काफ़ी है? क्या उसे आज के परिप्रेक्ष्य में देश का दुश्मन और देशद्रोही माना जाए? क्या उसको कहा जाए कि ये तो वो मुसलमान है जिसकी पितृभूमि ये नहीं है, जिसकी पुण्य भूमि ये नहीं है, आदि आदि? मुझे लगता है सब बेकार की बातें हैं, अनर्गल प्रलाप है। इस देश में मुसलमान सदियों से रहते आए हैं और हिंदू इस देश में जो शब्द है हिंदू, वो उनका स्थानीय ये था कि इंडस नदी जो थी, सिंधु नदी, उसका उच्चारण में भेद हिंदू होता था, तो जो हिंदुस्तान था वो उन लोगों का स्थान था जो सिंधु नदी के परे रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये इसमें हिंदू मुसलमान उनके पुरखे थे कहना बहुत ही, लेकिन ये तो कहा जाता है कि मुग़ल बादशाहों के मुलाजिम थे। जब मुग़ल बादशाहों के दिन अच्छे थे और मुग़ल आज़म सबसे बड़े थे, तो अनारकली को भूल जाइए, सलीम को भूल जाइए, तो सब लोग मुलाजिम तो उन्हीं के थे ना। तो क्या जो राणा प्रताप थे उन्होंने लोहा लड़ा था, उनके जो बिरादर थे राजा मान सिंह, क्या वो मुग़लों के मुलाजिम नहीं थे? क्या मुग़लों के मुलाजिम वो सब लोग नहीं थे जो उनके सेनाध्यक्ष हुआ करते थे और जो मनसबदार थे बड़े बड़े? तो अबुल फजल और फैज़ी तो ठीक थे, क्या टोडरमल मुलाजिम नहीं थे? क्या बीरबल मुलाजिम नहीं थे? क्या तानसेन मुलाजिम नहीं थे? तो देखिए मुलाजिम तो शब्द एक नौकरी हम आप कर रहे हैं आजकल, मतलब उस ज़माने में जो मुलाजमत होती थी वो भी एक तरह की शान और शौकत के साथ मनसबदारी हुआ करती थी। तो कोई ना कोई किसी न किसी का नौकर और मुलाजिम तो हमेशा से रहा है। या तो ये है कि आपका सीधे अल्लाह मियाँ से नाता है, आप उसी बंदे के बंदगी करते हैं और किसी के आप मुलाजिम नहीं हैं। तो अब एक अगला आरोप उसी व्हाट्सएप का ही हिस्सा है, लेकिन हालांकि इसको कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसमें सच्चाई भी है, लेकिन मतलब आंशिक सत्य है। ये कहा गया कि नेहरू बहुत राजसी ज़िंदगी जीते थे और बिल्कुल उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के बहुत बातें होती हैं, बहुत तमाम तरीके के लेख लिखे जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि क्या नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे? अब देखिए इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। नेहरू ने अपने जीवन काल में अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि इलाहाबाद शहर में एक लॉन्ड्री हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री। तो जाहिर था कि अच्छी लॉन्ड्री थी, नेहरू रईस थे। पेरिस लॉन्ड्री थी, जगह थी, पेरिस लॉन्ड्री नाम की कपड़े धुलाई की जगह थी, ड्राई क्लीनर की शायद कपड़े धुल भी जाते होंगे, वहाँ इस्त्री होके आते होंगे। आजकल तो लोग ड्राई क्लीनर से काम चला लेते हैं, मगर घर में तो कोई धोबी घाट खोलता नहीं था, तो या तो कपड़े आप
आपका धोबी घाट ले जाके कोई रजक धोता था, और या फिर कपड़ों की धुलाई लॉन्ड्री में ही होती थी, तो धुल के इस्त्री करके कपड़े घर आते थे। वो पेरिस लॉन्ड्री थी। अब आप कल्पना कीजिए, ये सत्य बात है। हाँ, ये तो नेहरू ने कहा कि पेरिस नाम की एक लॉन्ड्री थी इलाहाबाद शहर में, जहाँ कपड़े धुलते थे घर के। अब आप बताइए, स्नो वाइट में कपड़े धुलते थे कि नहीं धुलते थे? बाद में स्नो वाइट एक ड्राई क्लीनर बन गया था दिल्ली में। मैं आपको एक और मजे की बात याद दिलाऊं। जिस समय की बात है, उस समय हवाई जहाज तो थे, कम थे, बहुत कम थे। पानी के जहाज से 3-4 हफ्ते भारत से पेरिस जाने में लगते थे, वही 3-4 हफ्ते वापस आने में लगते थे। तो कौन आदमी क्या, या तो नंगा घर में बैठा रहता था तौलिया लपेटे कि कपड़े धुल के पेरिस से आएंगे तब मैं पहनूंगा, और कौन, ये मूर्खता की हद होगी, जो कपड़े यहाँ से धुलने को पेरिस जाएंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक आध बार जब नेहरू विदेश यात्रा, यूरोप यात्रा कर रहे हों, कपड़े कम ले गए हों और कपड़े धुलाने की नौबत आई हो, तो पेरिस की किसी लॉन्ड्री में एक आध बार उनके कपड़े धुले हों। मगर पेरिस में कपड़े धुलने का आख्यान जो है, वो तो उससे अधिक कोई अक्षम्य मूर्खता कहीं नहीं है। इससे तो जितना खर्चा आएगा उससे तो बेहतर है कि नेहरू नए कपड़े ले लेते। नहीं, मान लीजिए ये भी हो कि खर्चा नेहरू कर सकते थे, मगर कौन अपनी ऐसी नुमाइश लगवाएगा कि कपड़े धुलने वहाँ जा रहे हैं और हम तौलिया लपेटे बैठे हैं और हमारे कपड़े जब तक वहाँ से धुल के नहीं आएंगे हम पहनेंगे नहीं। और आपने सही फरमाया कि कोई ना कोई, मगर फिर आप ये कहेंगे कि वो कपड़े भी उनके सिलते वहीं थे। तो उस ज़माने में जो आदमी पैसे वाला होता था, उसके कस्टम टेलरिंग कपड़े घर पे सिलते थे। हाँ, जब मोतीलाल नेहरू जी को दरबार में जाना तो उनको उस नए फैशन के कपड़े चाहिए थे जो दरबार में वहाँ बेहतर सिलते थे। ये जो आपने अभी बताया कि जो इसका जवाब नेहरू ने दिए, तो ये 1934-35 के आसपास जब उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, माई स्टोरी, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं वो एक बार बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि मेरे कपड़े पेरिस में धुलते थे। पहले तो ऐसा कैसे संभव है कि रोज़ अपने कपड़े विदेश में धुलने के लिए भेजे जाएं, और ऐसे वक्त में जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में ऐसा सोचना भी अय्याशी है। ये नेहरू 1900, तो ये नैरेटिव जो आज हम सुनते हैं, आज व्हाट्सएप पे आता है, ये नैरेटिव, इसका मतलब है कि उस दौर में भी चल रहा था। हाँ, देखिए, ऐसा था ना कि हर आदमी को रश्क होता है रईस आदमी से। अगर मैं साधन संपन्न नहीं हूँ, अगर मैं अपने कपड़े को लॉन्ड्री में नहीं धुलवा सकता हूँ, मुझे खुद धोने पड़ते हैं कपड़े, अपना कच्चा बनियानी खुद धोना पड़ता हो, और मुझे साबुन रगड़ रगड़ धोना पड़ता हो, मुंदरी से पीट पीट कर उन्हें साफ करना पड़ता हो, और फिर अगर इस्त्री कराने के पैसे न हों तो उनको रात को बिस्तर के नीचे बिछा के आप सो रहे हो और लोटा उस पर फिराकर इस्त्री का भ्रम पैदा कर रहे हो, तो मुझे तो रश होगा ही ना कि आपका कपड़ा कलफ लगा है और अच्छा खासा इस्त्री किया हुआ है, तो आपको थोड़ा तो इश्क होगा कि आदमी इस पे पैसे खर्च कैसे कर सकता है। नेहरू को किसी ने कभी सलवट पड़े कपड़े पहने नहीं देखा होगा। वो तो गांधी जी की अदा निराली थी कि वो लंगोट नुमा धोती पहन के चलते थे, और तो शेरवानी और एक अच्छी, नहीं, नेहरू शेरवानी 24 घंटे तो नहीं पहने रहते थे, नेहरू भी चूड़ीदार पजामा। तो देखिए, एक उर्दू का शब्द है जामा जेब, एक जो नेहरू जैसा खूबसूरत आदमी हो, कद उनका बहुत ऊंचा नहीं था मगर जामा जेब थे, जो कपड़ा पहनता था उन पर फपता था। अब मैं अगर नेहरू जी की शेरवानी पहनूंगा तो मेरी तौन नजर आने लगेगी, मुझे बटन नहीं लगेंगे उसके पूरे। मैं ये कुर्ता पहनूंगा तो सलवट वाला, मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कितना ही लगा लूं, मैं तो उन लोगों में से जो उसकी ऐसी तैसी करके कुर्ते की छोड़ देगा। तो लोगों को बुरा लगता था कि नेहरू की चूड़ीदार पजामा भी अच्छा फपता था, और नेहरू जब जैकेट पहनते तो उनके नाम से जवाहर जैकेट मशहूर हो गया, जो पहले कुछ और जैकेट कहलाता होगा, आज कुछ और जैकेट कहलाता है। मगर जवाहर जैकेट इसलिए था कि आदमी वो एक सदरी पहनता था तो वो भी फपती थी, और कलफ लगा कुर्ता। मेरा सवाल आप थोड़ा अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज हम नैरेटिव देखते हैं, इसमें तो एक पक्ष ये कह सकता है कि भाई ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उनको बदनाम करने के लिए कह देते हैं आजकल। मगर जब आप लेकिन ये 1930 के दशक में, मतलब नेहरू 34 में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नैरेटिव उनको राजनीति में आए हुए 10-12 साल हुए हैं, तब से ये नैरेटिव है। तो मेरा उत्तर अभी भी वही है कि तब से लोग नेहरू से रश्क करते थे, उनकी शख्सियत से रश्क करते थे, उनके पैसे से रश्क करते थे। उनको लगता था कि ये आदमी चैन से रह रहा है, और अगर चैन से नहीं रह रहा है तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि साहब देखो ये आदमी रईसी से रह सकता था, ये गरीबी में रह रहा है। मगर नेहरू गरीबी का ढोंग नहीं रचा रहे थे। ये बात और थी कि नेहरू को हर कपड़ा फपता था, तो लोगों को रश्क तो होता था, और उनको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी आप कह सकते थे। तो ये नैरेटिव तब से चला आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो याश थे, उनके कपड़े धुलने पेरिस में जाते थे, आदि आदि। लेकिन ये भी एक जो उनके प्रशंसक हैं, कई बार वो भी महिमा मंडन करने के लिए
नेहरू को कि अरे इतना बड़ा आदमी है, देखो हमारे बीच में बैठा हुआ है, हमारे खेतों में खेल रहा है, ये तो ऐसा हुआ करता था। ये जो महिमा मंडन की कहानियाँ थी, कहीं वही महिमा मंडन होते 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 ये नैरेटिव तो नहीं बन गया? नहीं, देखिए, जो नेहरू का महिमा मंडन करते थे, यदि वो चाटुकार थे और इस कारण नेहरू के पास आना चाहते थे। नहीं, मैं आम जनता की बात कर नहीं, रहा हूँ। देखिए, आम जनता हमेशा प्रशंसा करती हो ऐसा नहीं है। मुझे निराला की वो कविता की पंक्ति याद आती है कि एक जलसे में बड़ी घोषणा के बाद नेहरू नहीं पहुंचे, तो निराला ने दो टूक कहा कि ना आए वीर जवाहरलाल, और उन्होंने कुकुरमुत्ता और गुलाब नामक कविता भी लिखी। तो नेहरू के जीवन काल में आज़ादी की लड़ाई के दौरान सभी लोग नेहरू के अंधभक्त नहीं थे, उनकी आलोचना भी करते थे। बिल्कुल। वो गुलाब और कुकुरमुत्ता की जो छवि, जो दो बिंब हैं, वो निराला के अद्भुत बिंब हैं। और तो वो लोग दो टूक बात उनके बारे में तब करते थे। मगर ये नैरेटिव, मतलब जो आपने कहा ना कि कई तरह के नैरेटिव समाज में कई बार चलते हैं, हर समय चलते हैं। हम उसमें से किसको ग्रहण करते हैं, किसको बिना आलोचना के ग्रहण करते हैं, किसको अंधभक्ति में ग्रहण करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। तो ये जब ये लाइफस्टाइल की बात होती ना कि कपड़े यहाँ धुलते थे, वो ऐसे रहते थे, वो ये बीड़ी पीते थे, वो सिगरेट पीते थे, कैसे बीड़ी रहते पीते तो शायद नेहरू को किसी ने ना देखा हो। वो लंबे होल्डर पे बड़ी खालिस अच्छी नफीस सिगरेट पीते थे, मगर उसको छुपाते नहीं थे। 555 ब्रांड उन्होंने इसका मेंशन भी किया कई जो जगह। जो सिगरेट वो पीना पसंद, देखिए उस ज़माने में और ब्रांड तो बहुत कम थे ना, जितने ब्रांड थे बाहर से ही आते थे। एक अब्दुल्लाज हुआ करती थी जो महकती थी, जो सिनेमा हॉल में इश्तहार आता था, नो स्मोकिंग नॉट इवन अब्दुल्लाज। एक बिलियर्ड सिगरेट आती थी जो बहुत लंबी होती थी, फिल्टर से लंबी सिगरेट होती थी। मगर नेहरू जब सिगरेट पीते थे तो उसे छुपाते नहीं थे, सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते, सिगरेट जलाते। पामिला माउंटबेटन की सिगरेट तस्वीरें हैं। तो मेरे ख्याल में नेहरू ने अपनी इस विलासिता को, जो कुछ उनकी विलासिता के शौक थे, छुपाया नहीं। तो क्या एक और चीज़ जिस पे थोड़ी थोड़ी छुपाई गई या थोड़ी थोड़ी बताई गई, ये एडवीना के साथ जो उनके रिश्ते हैं, इसको लेकर के इतने नैरेटिव हैं कि अब ये सड़क तक नहीं है, संसद में कहा जाने लग गया है। नहीं, मेरे ख्याल में नेहरू के जीवन काल में भी इसमें कोई छुपाई गई बात नहीं थी। तो नेहरू क्या रिश्ते थे एडवीना और उनके बीच का रिश्ता क्या था? एडवीना और उनके बीच का रिश्ता क्या था, वो मेरे ख्याल में, वो फिर मुझे फिल्मी गाना याद आता है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार कह रहे हैं आप उसको? अब मैं निश्चित रूप से मैं ही प्यार नहीं कह रहा हूँ कि एडवीना माउंटबेटन की लड़की ये कहती है कि मेरी माँ का जो प्रेम संबंध नेहरू के साथ था वो उनके लिए बड़ा अच्छा था, और नेहरू के जीवन काल में जो बात बार बार कही जाती थी, ये एकमात्र महिला मित्र नेहरू की नहीं थी। नेहरू की अन्य महिला मित्र थी जिनके संग उनके बड़े निजी आत्मीय संबंध थे, प्रेम के ही रिश्ते थे, जिनमें भारती साराभाई थी, जिनमें पद्मजा नायडू थी। और मुझे लगता है कि पामिला माउंटबेटन के बारे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो शख्सियत थी, उसमें बहुत जगह प्रेम प्रसंग की अपनी पत्नी के साथ नहीं थी। तो उनके और संबंध थे जो उनके प्रिय पात्र थे। बहुत सारी किताबें में लिखा गया है। पामिला माउंटबेटन इस बात को संकोच स्वीकार करती हैं कि मेरी माँ के जो रिश्ते जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, वो उन दोनों के लिए बहुत। उन्होंने एक शब्द लिखा, पॉमेला हिक्स की बात कर रहे हैं आप, उनकी बेटी की। उन्होंने एक शब्द लिखा कि दोनों के बीच में प्यार भरे रिश्ते थे। प्यार भरे रिश्ते थे। तो वो उसको प्यार भरे रिश्ते तो अब दोस्तों के बीच में भी हो सकते हैं। नहीं, आप अकारण उसे शारीरिक प्रेम माने या न माने, या प्लेटोनिक प्रेम माने या न माने, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। मगर जो प्रेम का रिश्ता होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और उन्होंने उसकी क्या व्याख्या अपने संबंधों में की है उनके ऊपर है, ये उनका निजी प्रसंग है। और जो और महिला मित्रों का चर्चा भी मैंने किया, तो नेहरू के आत्मीय रिश्ते कई लोगों के साथ थे। तो ये उनकी निजी लाइफ। लेकिन एक पुष्पे जी, ये भी दर्शकों को एक बार समझाइए कि ये जो कहा जाता है, एक भ्रम ये है कि जैसे नेहरू एक मैरिड आदमी थे और उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। क्षमा कीजिएगा, नेहरू जिस समय पामिला माउंटबेटन के साथ उनके रिश्ते थे, तब वो मैरिड व्यक्ति नहीं थे। उनकी पत्नी की मृत्यु 1936 में हो चुकी थी। वो चिरविधुर बने रहेंगे। और ये आई हैं एडवीना यहाँ पर 1947 में मार्च के महीने में, आई थिंक। तो वो आज़ादी से बहुत कम टाइम मिला उन्हें। आज़ादी का बहुत कम टाइम मिला था। उस देश काल समाज की बात आप कीजिए, कितना वो साथ रह सकते थे। अगर नेहरू स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं तो अपना स्विमिंग अटायर पहने के वो फोटो भी उनके साथ में है। अगर वो हंस रहे हैं, झुककर उनकी सिगरेट जला रहे हैं, वो भी चित्र सामने है। किसी चित्र को उन्होंने बचाकर छुपाकर रखा हो या नष्ट करने की हिदायत दी हो, या मीडिया को हिदायत दी गई हो कि ये चित्र नहीं दिखाया जाएगा, ये बात नहीं कही जाएगी, ऐसा मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ऐसे समाज में जब नेहरू खुद ही लिख रहे हैं कि भाई भारत गरीबी से लड़ रहा है, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, किसी भी ऐसी बातों को सोचना भी अय्याशी है,
ऐसे टाइम पे आप मैं आपसे इसे जी, समझना चाह रहा हूँ उसकी विवेचना कि अब नेहरू गवर्नमेंट हाउस में स्विमिंग पूल में एडवीना के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आती थी, वो छुपाते भी नहीं थे जैसा आपने कहा। तो ये कितना जायज़ है? मैं आपसे एक शख्स जो हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपसे तब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, मैं आपसे पलट का सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब आदमी का प्रेम करना गुनाह है या अमीर आदमी का प्रेम करना गुनाह है क्योंकि उसको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं कि वो कर सकता है? मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक डिस्प्ले। पब्लिक डिस्प्ले तो नेहरू ने किया नहीं है। पब्लिक डिस्प्ले तो उसने किया है जिसने फोटोग्राफ लिया है, वो फोटोग्राफ छपा है। और एक आपको भी हाल में एक उदाहरण मिलेगा कि एक कैमरा म्यूजियम में मेरे ख्याल में आदित्य आर्य बहुत अच्छा संग्रह पुराने चित्रों का रखे हैं, उसमें एक फोटोग्राफर है जिसने अनेक चित्र नेहरू के आत्मीय क्षणों के खींचे हैं और उन्होंने वो फोटो कभी प्रकाशित नहीं किए, मगर वो फोटो अब आर्काइव्स का हिस्सा है। तो ये हिस्सा एक आदमी के प्रणय प्रसंग का गरीब भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान, अब देखिए ये भी बात थोड़ा, आप उस समय नेहरू की उम्र देखें और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उस मोड़ को देखें, तो वो लड़ाई अब उस तरह की नहीं है जैसे भगत सिंह के जीवन काल में थी। वो लड़ाई वो नहीं है जो द्वितीय विश्व युद्ध के काल की थी। लेकिन भारत में दंगे हो रहे हैं। भारत में दंगे जब हो रहे हैं, आप फिर क्षमा कीजिए, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तिथिक्रम को छोड़ दीजिए। भारत में दंगे कब हुए? भारत में दंगे तब हुए जब नोआखाली हुई, 1946 में हुई, 46-47 में हुई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो आदमी दंगों की अनदेखा करके अपने, लेकिन मैं कह रहा हूँ समाज में एक ये पक्ष तो कहते हैं ना लोग कि नोआखाली में दंगे हो रहे थे, डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही थी, बिहार में दंगे शुरू हो गए और उस समय देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। ये भी एक नैरेटिव। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे तो एक बात है, गांधी जी नोआखाली में थे और मनु उनके साथ गई हुई थी और उनके क्या क्या प्रयोग उस समय चल रहे थे उनका भी उल्लेख हो अब है। गांधी ट्रूथ भी हो चुका है, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी उनका निकल चुका है, उनके जो साथी एसके डे वगैरह थे उनका भी हो चुका है। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तब क्या गांधी जी के स्वयं प्रणय प्रसंग चौधरानी टैगोर की भतीजी से नहीं चल रहे थे? तो ये सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनको, क्या जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब क्या सुभाष बोस ने जाकर ऑस्ट्रिया में शादी नहीं की थी? उनके प्रणय प्रसंग नहीं चल रहे थे? तो मुझे लगता है जब जंग चलती है, जब अकाल चल रहा होता है, जब संघर्ष चल रहा होता है, तो क्या आदमी ज़िंदगी जीना बंद कर देता है? मगर उसकी नुमाइश जो है वो, क्या वो व्यक्ति ने नुमाइश खुद की थी या कुछ लोगों ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, उसे छुपाने की कोशिश की थी, और आज आप उनको फिर उधेड़ रहे हैं? तो अब जब ये जो जितनी कहानियाँ हमने ये इस पे सुनते हैं, एक कहानी इसमें ये भी कही जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों का तर्क है कि एडवीना का इस्तेमाल माउंटबेटन कर रहे थे अपनी बात मनवाने के लिए, ताकि क्योंकि उनका नेहरू पे बहुत ज़्यादा एक्सेस था। तो इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, माउंटबेटन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि माउंटबेटन कुल मिलाकर एक प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, एक पुष्ट, उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो उस जो ब्रिटेन का राजवंश था उसके कज़न भी थे और वो मतलब बहुत निकटस्थ थे, और उनकी कोई सहानुभूति भारत की आज़ादी के साथ नहीं थी। वो फर्स्ट सी लॉर्ड थे, एडमिरल थे, उनको काम निपटाना था। और यदि काम निपटाने के लिए वो एक विषकन्या के रूप में तो ये आप सच्चाई नहीं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शायद वो ये प्रयोग कर सकते थे, मगर क्या नेहरू इतने नादान थे कि नेहरू इतने मतलब नादान थे कि हनी ट्रैप में फंस जाते? एक बात। दूसरी बात, क्या नेहरू ही सर्वस्व थे जो सारे निर्णय उस समय भारत की आज़ादी के ले रहे थे? क्या मौलाना आज़ाद नहीं थे? क्या सरदार पटेल नहीं थे? क्या महात्मा गांधी स्वयं जीवित नहीं थे? क्या कृपलानी जीवित नहीं थे? तो जितने लोग उस समय थे जो नेहरू के सहयोगी थे और उनके साथ के थे, क्या वो निर्णय नहीं ले रहे थे? टाइम भी कितना था? 22 मार्च 1947 को वो आती हैं और 15 अगस्त 1947, 4-5 महीने का टाइम था उसमें। एक देखिए, एक कार्य कारण संबंध क्या आप दिखा सकते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो आप दिखा रहे हैं, क्या आप कॉज एंड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं कि पामेला माउंटबेटन आई और नेहरू को ये कहने को मजबूर कर दिया? क्या रेडक्लिफ लाइन जब खींची गई
तो क्या वो नेहरू के कहने पर थी? जो शिमला में कैबिनेट मिशन आया वो नेहरू के कहने पे था? उसमें जो प्रताप सिंह कैरो थे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मास्टर तारा सिंह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो जीना वहाँ पे स्वयं मौजूद थे। तो क्या कुल मिलाकर ये बात सच नहीं है कि 1946-47 में सब पुराने नेता तंग आ चुके थे एक लंबी लड़ाई से और भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे? और एक पत्राचार में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा रोचक पत्र है जिसमें मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और नेहरू सहमत हैं, जिसे शायद राजमोहन गांधी उद्धृत करते हैं कि गांधी जी की घड़ी की सुइयां अटकी हुई हैं 1910 पे, हिंद स्वराज पे, उसके आगे वो न सोच सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, और उनको टेढ़े तिरछे विचार आ रहे हैं, कभी नोआखाली में और वॉक करने के, और कभी बिहार में, कभी अनशन पे बैठने के। तो कुल मिलाकर ये नाटकीय फिल्मी क्षण बनते हैं अटनबरो की फिल्म के, मगर उससे भारत का भविष्य बदला हो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तो आप, अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के रिश्तों से देश का कोई अहित हुआ, या देश पे कोई असर पड़ा, देश की राजनीति पे कोई असर पड़ा, या उनके निजी रिश्ते अपनी जगह हैं? आप मुझे सिर्फ इतना लगता है कि एक हिपोक्रेसी हमने बढ़ाई कि यदि हमने पामिला माउंटबेटन और नेहरू के रिश्तों को स्वस्थ तरीके से देखा होता और रश्क से नहीं कि बड़ा अय्याश रईस ज़्यादा है जो अब तक ऐश कर रहा है और देश किस कष्ट से गुजर रहा है, तो शायद इस देश में आज इतना पाखंड नहीं होता प्रेमाचार को लेकर जितना है। जैसे मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें वो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बड़े संक्षेप में इसको लिखा है, लेकिन उसमें अपनी किताब में मौलाना आज़ाद ये लिख रहे हैं कि नेहरू की जितनी नज़दीकी या जितने अच्छे रिश्ते माउंटबेटन के साथ नहीं हैं, उससे बेहतर रिश्ते एडवीना के साथ है, हालांकि हमको हिंदुस्तान को उसका फ़ायदा ही मिला है। हाँ, तो अगर मौलाना आज़ाद ये कह रहे हैं, हाँ, तो मेरी क्या हस्ती कि अगर हिंदुस्तान को फ़ायदा ही मिला है, हाँ, तो माउंटबेटन से नज़दीकी रिश्ते होते तो और कठिन बात होती, क्योंकि उनके जो यौन जीवन के बारे में जो बातें जग जाहिर हैं, तो नहीं, उसको जोड़ दिया जाता है आज की अय्याश शब्द। नहीं, देखिए, अय्याशी तो आदमी की नज़र में होती है, मगर मेरे ख्याल में नेहरू के बारे और इस संबंध के बारे में ये कहना मेरे ख्याल में बहुत गलत है। हाँ, क्योंकि उस रिश्ते के बाद, जैसे एक और किस्सा मुझे याद है, पामेला हिक्सी, उनकी बेटी, लिखती हैं, बताती हैं कि जब एडवीना हिंदुस्तान छोड़ रही हैं तो वो जाते समय अपनी एक अंगूठी देती हैं इंदिरा गांधी को कि ये मेरी विरासत के तौर पे, मेरी याद के तौर पे तुम्हारे पास रहेगी, इसको अपने पिता को मत देना, वरना वो अपनी सारी संपत्तियां जैसे देश को दे चुका है वैसे ये अंगूठी भी दे देगा, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी। हाँ, अब देखिए, इससे ये लगता है कि एक सहज पारिवारिक संबंध था। हाँ। और इंदिरा गांधी भी उस समय बहुत किशोरी नहीं थी, उनकी उम्र ठीक ठाक थी, और अगर वो अंगूठी नेहरू जी को देती तो वो कुछ उसके और गूढ़ार्थ निकाले जाते। और हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि नेहरू ब्रिटेन गए हैं और एडवीना से मुलाकातें हुई हैं, तो ये इस रिश्ते को, मतलब कोई नाम देना लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं। आपका जो मन में आया आप करिए, मगर मुझे आपत्ति इस बात से है कि आज के भारत में 70-75 वर्ष बाद क्यों किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत निजी जीवन को लेकर इतना पाखंड पाला जाए कि लड़ाई के वक्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता, संघर्ष के वक्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता, गरीब व्यक्ति कोई प्रेम नहीं कर सकता। मुझे एक पाश की कविता याद आती है, शायद पाश की है, जो कहता है कि मेरे हिस्से का सुख भी तुम देख लेना। मतलब ये ज़िंदगी में मैं तो नहीं देख पाऊंगा, मगर मेरे हिस्से की धूप, मेरे हिस्से की खिली फसल, मेरे हिस्से का ये सब जो रोमांच है वो तुम देख लेना। और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने अपने जीवन बलिदान किए, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, उन्होंने अपने अक्षत कौमारे को रखा, और ये रखा कि कई बार उनको वेश बदल कर रेड लाइट एरियाज़ में रहना पड़ता था, और उनको ये दिखाना पड़ता था कि अरे हम तो मतलब दूध के धुले हैं और मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आदि। मगर मुझे लगता है उन लोगों ने भी आखिर एक कुर्बानी और दी थी कि हम प्रेम नहीं करेंगे, या प्रेम करेंगे तो हमारे हिस्से का प्रेम कोई और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह। हम आएंगे भगत सिंह पे भी, क्योंकि भगत सिंह के बड़े आरोप हैं, लेकिन पहले एक आरोप ये लगता है कि ये नेहरू गांधी जी के इतने दुलारे क्यों हो गए? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि नेहरू जी ने पहले जब सिफारिशी चिट्ठी पिता ने पुत्र की ताजपोशी के लिए दी थी, उससे इनकार किया था, मगर साल भर में उनका मन बदल गया था। नेहरू सुदर्शन थे, आकर्षक व्यक्तित्व था, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे,
गांधी जी अंग्रेज़ी लिखते बहुत अच्छी थे हम्म, मगर बोलते बहुत अच्छी नहीं थे। और नेहरू लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते थे, भीड़ जुटाते थे, लोगों को उनमें भारत का भविष्य नज़र आता था। तो कहीं ना कहीं नेहरू के प्रति आकर्षित होना गांधी का उनके सुदर्शन होने के कारण था, उनकी दुनिया देखी होने के कारण था। दुनिया देखी गांधी जी ने थी मगर उनकी दुनिया बहुत सीमित थी, विलायत, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान। भारत। नेहरू उस छोटे जीवन में भी सोवियत संघ जा चुके थे, रूसी क्रांति देख चुके थे। उनको बाद में जब उनका संपर्क कृष्ण मेनन से बढ़ा तो स्पेनिश सिविल वॉर में जा चुके थे। उन्होंने अपने को जागरूक रखा था कि चीन में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में। एशियाई अफ्रीकी जो एक कांग्रेस हुई थी ब्रसल्स में सबसे पहले, जिसमें एक कोई अपने को अफ्रीकी दिखाने के लिए काली पॉलिश चेहरे पर लगा के गया था। वहाँ होचिमिन गए हुए थे, वहाँ सुकार्नो और हट्टा गए हुए थे। कोरियन वॉर में कोरियन वॉर तो बात की बात, ये बात की बात, वियतनाम की बात। मैं 1927 वाली उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ जो ब्रसल्स में हुई थी। अच्छा। जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, थी। लेकिन मेरा कहना तो है गांधी जानते थे कि नेहरू के संपर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहना है, मैं वैचारिक स्तर पे बात कर रहा हूँ। गांधी बात कर रहे हैं ग्राम स्वराज की। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो गाँव में बसता है, हमको ग्राम स्वराज लाना पड़ेगा, जो उन्होंने हिंदू स्वराज में लिखा भी। नेहरू बात कर रहे हैं शहरीकरण की। दोनों में इतने मतभेद हैं शुरुआत से। जब नेहरू ये कह रहे हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हालांकि ये भी एक पक्ष कहा जाता है कि भगत सिंह के बाद ये नैरेटिव नेहरू ने अपनाया और पहली बार तभी ये बातचीत हुई कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तब गांधी खिलाफ हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं। इतने मतभेद हर मोड़ पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं वैचारिक तौर पर ये दोनों, फिर भी इतने दुलारे नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली यूज कर रहे हैं। गांधी चाहते हैं कि नेहरू जैसा युवा जो दुनिया देखे है, दुनिया परखे है और वो लोगों का दुलारा है, युवक हृदय सम्राट है, वो अगर मेरे साथ आता है तो स्वदेशी मूवमेंट, बहिष्कार, मेरे जो और सत्याग्रह हैं उनमें बहुत आज उसमें ऊर्जा बढ़ेगी। नेहरू इस बात को जानते हैं कि देश के गांव से उनका कोई लेना देना नहीं अब तक रहा है। वो चाहते हैं कि यदि गांधी के गांव वाला जो प्रसंग है उससे यदि कहीं उनकी छवि सुधरती है तो उनको शायद इस पर साथ गांधी का देना चाहिए। मगर मेरे ख्याल में नेहरू कभी अपने वैचारिक उसको खोते नहीं हैं। वो उनके लिए औद्योगिकरण, उनके लिए शहरीकरण, उनके लिए नियोजित विकास अहमियत रखते हैं। वो शुरू से इसी लाइन पे है। बिल्कुल। और इतने ज़्यादा मतभेद की मतलब ये भी कि 5 बार नेहरू ने इस्तीफे दे दिए और गांधी उनको मना के ले आते थे कि नहीं इस्तीफा मत दो, वापस आओ। हाँ, और नेहरू कभी गांधी को मनाने में उस हद तक सफल नहीं हुए जिस हद तक गांधी उनको मनाने में सफल हुए। तो ये एक रिश्ता उनके अनोखे प्रेम का है जिस पर भी रोशनी डालना मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि नेहरू को जितनी बार चाहा गांधी ने, उनकी आंखों में आंसू भर गए, मगर उन्होंने जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसको असफल कर दिया। सुभाष का जब निष्कासन होना था पट्टाभी सीतारमैया वाला, उसको सफल कर दिया। और गांधी गांधी के सामने नेहरू की बोलती बंद हो जाती थी। मगर नेहरू कभी गांधी को मना पाए हों ये तुम करोगे अब, ये मुझे इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये रिश्ता क्या था? ये एक ऐसा गूढ़ रिश्ता था जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन एक लगाव, किसी दो लोगों का आपसी लगाव, आपसी विचार। लेकिन जब आप देश के विचार की बात कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। 1928 से 27-28 से लेकर के और 1900 मतलब गांधी जी के जीते जी तक लगातार हम हर मोड़ पे देख रहे हैं। फिर भी गांधी ये कहते थे कि मेरे बाद मेरी भाषा नेहरू बोलेगा नहीं, और ये कहेगा कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू है। हाँ, मेरे बाद मेरी भाषा जवाहर बोलेंगे, ये मरने के बाद ही मेरी भाषा बोलेगा। हाँ। ऐसा हुआ नहीं। मगर इसका कोई सही उत्तर मैं आपको दे सकूंगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अनबूझ पहेली है जो मेरे लिए बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे इतिहासकारों के लिए है कि ऐसा क्यों था। इतने डिफरेंसेस के बावजूद वो दोनों इतने निकट थे एक दूसरे के लिए कि वो उनका प्रेम जो था वो अलग ही दिखाई देता है। अब वो इश्क मजाजी था, इश्क हकीकी था, रूहानी था, या उसकी कला। ये कई सूफियाना सिलसिलों में है। अच्छा। कि जो पीर कह देता है वो मुरीद तो उसका अनुसरण आंख बंद करके करेगा।
वो फिर सवाल नहीं पूछेगा। वो निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो और जी जी बिल्कुल, निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो वाली बात हो गई है। अब एक आरोप पुष्पेश जी, जो अभी आपने जिसका जिक्र भी किया, वो भी आपको भी आए दिन कोई ना कोई आपका व्हाट्सएप या राह चलते कोई ना कोई आपसे पूछ लेता होगा, मैं भी पूछ लेता हूँ। भगत सिंह और HSRA के लिए नेहरू ने ना गांधी ने कुछ नहीं किया। खासतौर पे आज हम नेहरू का विमर्श कर रहे हैं तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। वो लोग चाहते, कांग्रेस चाहती तो भगत सिंह की फांसी टलवा सकती थी, उनको बचाया जा सकता। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि भगत सिंह की फांसी टल सकती थी इन लोगों के कहे किए से। नाम मात्र को पत्राचार किया गांधी ने, नेहरू ने कुछ व्याख्यान आदि दिए हों, वो अलग बात है। न केवल ये मेरा मानना ये है, यदि आप भगत सिंह का पूरा कृतित्व देखें और जीवन देखें, वो कुर्बान होना चाहते थे, क्योंकि वो फांसी के तख्ते पे अगर नहीं चढ़े होते तो शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते चढ़ गया, पूज नहीं रहे होते, सरदारा भगत सिंह वो वाला गाना नहीं गाया गया होता, और भगत सिंह अगर फांसी की उन्होंने समर्पण नहीं किया होता, उन्होंने एक बहरी सरकार को धमाका सुनाने के लिए किया था, किसी को मारने के लिए नहीं किया होता, वो भाग सकते थे, वो निकल सकते थे। आप याद करें एक और प्रसंग को, हार्डिंग जब थे वाइसरॉय हिंदुस्तान में, उनके ऊपर बम फेंका गया। उस षड्यंत्र में रास बिहारी बोस शामिल थे। तब वो क्लर्क थे देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। वो वहाँ से वेश बदलकर बहुरूपी बनकर निकल गए। न केवल निकल गए, उन्होंने बड़ा आश्चर्य जताया और बड़ा खेद प्रकट किया कि ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वेश बदलकर वो भारत छोड़कर भी निकल गए और वो जापान चले गए, और जापान में उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू की, और आज़ाद हिंद फौज का बीजारोपण उनके जीवन काल में जापान में हुआ, जिसको बाद में दोबारा पल्लवित किया सुभाष बोस ने। वहाँ उनका एक प्रणय प्रसंग हुआ, उन्होंने अपने एक रेस्टोरेंट के मालिक की लड़की से शादी कर ली और वहाँ चलाते रहे, और भारतीय करी लोगों को खिलाई जो ऑथेंटिक करी थी। ये कहानी बिल्कुल फर्क। यदि चाहते तो भगत सिंह भी वहाँ से भाग निकल सकते थे, असेंबली से निकल सकते थे, रूप बदल सकते थे, अपने को बचाने की कोशिश कर सकते थे। उनका मकसद ही उनका मकसद शहीद होना था। और यही बात लगभग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कही जा सकती है कि उन्होंने जब पुलिस से घेरे गए तो आखिरी गोली से अपने को मार डाला, क्योंकि वो जीते जी पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जाना चाहते थे। उन लोगों का मकसद बिल्कुल दूसरा था। उनका मकसद जेल से रिहाई का, फांसी की माफी का। सहमत हूँ आपकी बात से। मतलब ये मगर भगत सिंह की बात भी अगर आप करें तो मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पहले कृति नामक एक पत्रिका थी जो मेरे ख्याल में वो चलाते थे, उसमें उन्होंने 3 लोगों की तुलना की है, साधु वासवानी की, नेहरू की और सुभाष बोस की। उनका बड़ा साफ मानना है कि साधु वासवानी एक साधु व्यक्ति थे, वो वेदों की तरफ ले जाते थे, जिस तरह आर्य समाजी लोग सबको ले जाते थे, और वो बड़े परोपकारी व्यक्ति थे। मगर वो उनकी जड़ें कहीं अतीत के मतलब जीवाश्मों में फॉसिल्स में जुड़ी हुई थी। वो सुभाष की तारीफ करते हैं, मगर कहते हैं कि सुभाष भी कहीं न कहीं घुमा फिराकर तानाशाही फौसीवादी मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं, और वो भी घुमा फिराकर जड़ें आज़ाद भारत की अतीत में ले जाना चाहते हैं, वेदों की तरफ जा रहे हैं। ये लिखा उन्होंने अपने साफ साफ लिखा है। और उसी लेख में जब वो नेहरू का उल्लेख करते हैं तो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसमें वैचारिक सफाई है, सोच है, दृढ़ संकल्प है, और वो आधुनिक दुनिया को समझता है और भारत को आधुनिक बनाना चाहता है। और उसमें जो उसके सोच में कुछ बातें भगत सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मरने से 1 वर्ष पहले, और तब वो कह रहे हैं कि इस आदमी की सोच में भारत को आधुनिक बनाने के साथ एक समतावादी, समता पोषक सोच है, समाजवादी सोच है। वो अब समाजवाद और कम्युनिज्म का फ़र्क आप कर लीजिए, नेहरू के फेबियन सोशलिज्म की बात कर लीजिए, लास्की की बात कर लीजिए, मगर नेहरू बहुत प्रभावित सोवियत संघ की क्रांति से थे, बोल्शेविक क्रांति से। तो उसमें उन्होंने जिस समाजवादी क्रांति की बात की है, समता पोषक सोच की बात की है, उसमें साम्यवाद है, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, उसमें कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी को राज्य द्वारा पकड़ के रखना है, उसमें नियोजन आधुनिक बनाने के लिए है। और जब नेहरू संविधान निर्मात्री सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावित करते हैं तो उसमें जो आज़ादी है वो आज़ादी राजनीतिक अंत में है, सामाजिक आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी है, सोच की आज़ादी है, और फिर राजनीतिक आज़ादी है। इसके बिना बाकी आज़ादी बेमानी है। तो ये सोच भगत सिंह के निगाह में आधुनिक भारत के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी था। लेकिन ये कहा जाता है कि भगत सिंह की लोकप्रियता से इतने डर गए थे
कि इन लोगों ने सोचा कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे, हमको इसमें आगे नहीं आना चाहिए? ये कोई सच्चाई है नहीं, इसमें? मुझे लगता है ये बात बिल्कुल बेकार की है कि यदि आप देखें तो भगत सिंह जब सक्रिय थे उनकी लोकप्रियता से किसी की होड़ थी ही नहीं। नेहरू भी युवा सम्राट उसके बाद बनते हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि भगत सिंह की मृत्यु अल्पायु में हो गई 23 साल 23 साल में। 23 साल की उम्र सन 30-31 के 31 आसपास है। तो आप यदि कल्पना करें जब नेहरू नाभा में हैं, फिर हम नाभा जेल पहुंच रहे हैं, वो कौन सा वर्ष है? 25-26 25-26। उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी है? 15-16 साल। और नेहरू की उम्र कितनी है? नेहरू अधेड़ व्यक्ति है उस समय। तो मेरे ख्याल में भगत सिंह से तुलना करना किसी का, या उनसे लोग डर गए थे उनकी लोकप्रियता से। तो 20 नहीं कि मतलब इतना यूथ भगत सिंह से प्रभावित था। भगत सिंह से यूथ प्रभावित था। यूथ तो गांधी से भी प्रभावित था। जितने लोग भगत सिंह के संग बाद में जाकर जुड़े हैं, आप कल्पना कीजिए, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बाघा जतीन हो, ये सब वो लोग हैं जो गांधी से पहले प्रभावित थे। और वो गांधी के ढुलमुल नीतियों से और सत्याग्रह वापस लेने से, चौरी चौरा आंदोलन के बाद हट जाने के और अहिंसक बने रहने के, उससे दुखी होकर लोग दूसरी तरफ गए। तो उस समय तो गांधी की लोकप्रियता भयंकर खतरे में थी, मगर नेहरू की लोकप्रियता खतरे में नहीं थी। जो निर्णय वापस लिए थे वो नेहरू ने लिए थे। वो चौरी चौरा के बाद वो हर हालत में स्वतंत्रता की लड़ाई को अहिंसक बनाए रखने का उनका हट था। वरना जब चंद्रशेखर आज़ाद को नितंबों पर कोड़े पड़ रहे थे तो उनका हर नारा भारत माता की जय और वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय वाला था। मगर लोग जब गांधी से निराश हुए तो वो युवक तब भगत सिंह की ओर गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी के प्रति जो लोग गए थे, उनमें जो कुछ आर्य समाज से प्रेरित लोग थे, जो अशफाक उल्लाह ने भी पहली अपनी दीक्षा आर्य समाज से ली थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने ली थी, महावीर सिंह हुआ करते थे जिन्होंने अनशन जबरन तोड़ने के विरुद्ध बल प्रयोग के कारण अपनी जान अंडमान में गंवाई थी। तो ये सारे लोग वो थे जिनसे हट, जो गांधी की लोकप्रियता से पहले प्रभावित होकर गांधी से जुड़े थे, फिर गांधी की ढुलमिल नीतियों से हटकर भगत सिंह की ओर गए थे। और भगत सिंह के जीवन काल में तो मेरे ख्याल में किसी से तुलना करना व्यर्थ है कि होड़ किसी की हो। नहीं, लेकिन ये जो कहा जाता, नेहरू एक लौते नेता थे शायद कांग्रेस के जो भगत सिंह से जेल में मिलने गए 1929 में। और ये वो दौर है जब भगत सिंह अनशन कर रहे हैं, जब वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस दौरान ही नेहरू जाकर के उनसे मिलते हैं। तब वो कालकोठरी में है, कालकोठरी में। मगर तब भी भगत सिंह ने किसी को अपनी रिहाई के लिए पत्र नहीं लिखे, चिट्ठी नहीं लिखी, वो चाहते भी नहीं थे। जिन लोगों ने पहल की उनकी निंदा की, भर्त्सना की और अपने पिता से कहा कि ऐसे लोगों को मुझे मिलने, मेरा मनोबल कम करने के लिए जेल में न भेजा जाए। ये कहा गया कि आसिफ अली को भेजा गया और गांधी जी के कहने पे आसिफ अली मिले और उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो भगत सिंह ने उनको साफ मना किया कि आप कोई मदद मत करिए, अगर मदद ही कर सकते हैं तो कानूनी लेटर्स लिखने में मेरी मदद कर दी जाए। हाँ, और मेरे ख्याल में देखिए एक बात और है कि गांधी जी का इसमें जो हट था, उनका कल्ट ऑफ बॉम्ब वाला जो था, कि वो बिल्कुल उसको अपना विरोध मानते थे, कल्ट ऑफ बॉम्ब का। वो नेहरू ने दोहराए हैं। मैं एक भाषण जो 1931 के ही जो कराची अधिवेशन है, मतलब भगत सिंह की फांसी के कुछ दिन बाद ही 3-4 दिन बाद जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, उसमें वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक यह सवाल है कि भगत सिंह के लिए कांग्रेस ने क्या किया और हम भगत सिंह की कितनी इज्जत करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि इसकी भरसक कोशिश की गई कि ये लोग सज़ा से माफ़ कर दिए जाएं, चाहे उम्र कैद ही रख दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे दिल में भगत सिंह के लिए जो इज्जत है वो आप किसी से कम नहीं है। भगत सिंह का रास्ता दूसरा था, हमें गांधी जी ने नई राह दिखाई है, उससे हमें फ़ायदा हुआ या नहीं ये आप तय करिए। तो वो भगत सिंह की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनका एक अलहदा रास्ता है वो। मगर वो बात देखिए फिर उस सवाल पे आ गई कि गांधी जी के खिलाफ बोलने को कुछ भी नेहरू तैयार नहीं है। यदि गांधी ने कल्ट ऑफ बॉम्ब कह दिया तो कल्ट ऑफ बॉम्ब है। यही बात झेलनी पड़ती है सुभाष बोस को जब वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फांसीवादी या सैन्यवादी जापानियों, फांसीवादी इतालवी, नाजीवादी जर्मनी के साथ गठजोड़ करते हैं, तो वो गांधी की पूरी इज्जत करते हैं वो, मगर उनका रास्ता भी
अहिंसक नहीं था। उनका रास्ता भी बल प्रयोग का, खून का था। तो उनका मुझे डिफरेंस ही इस बात पे हुआ, डिफरेंस इस बात पे हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये बातें उन्होंने अपनी रेजिमेंट्स के नाम गांधी और नेहरू वगैरह पे रखे हुए थे। तो ये अब अच्छा, ये भी बहुत रेफरेंसेस बहुत जगह ये मिलता है कि जो HSRA या बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद को, जो क्रांतिकारियों को कुछ फंड का जुगाड़ कराने में भी नेहरू कहीं ना कहीं से बैकडोर से मदद करते थे, उनसे मिलते रहते थे। तो ये पूरा, ये तो आप इससे बड़े नाजुक ज़मीन पे ले आए हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो उसके लिए जो धन दे है वो हर पार्टी को धन देने वाला हर व्यक्ति निकल आता है। तो बैकडोर से इनको जो देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी संस्मरणों की किताब है शिव वर्मा जी की, जो कॉमरेड शिव वर्मा कानपुर के संस्मृतियाँ नाम की किताब थी। वो 16-17 साल की उम्र में थे और उसी वक्त इनके जेल में ही थे। जेल में थे। और उसके पहले DAV कॉलेज में जो उनका कमरा था, वो अड्डा था जहाँ भगत सिंह भी आते थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी आते थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी आते थे, अशफाकुल्ला भी आते थे। और वो कई बड़े मज़ेदार बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये आते थे और छुपते थे और यहाँ षड्यंत्र करके निकल जाते थे, खाने पीने के शौकीन थे। तो जिस होटल में मैं आता था वहाँ आते थे और खाते थे और किस तरह की शरारतें करते थे। तो एक नौजवानों का जो तेवर होता है, जज्बा होता है, वो मेरे ख्याल में भगत सिंह के बारे में सबसे अच्छा जो पढ़ने को मिलता है वो शिव वर्मा के संस्मरणों में पढ़ने को मिलता है, जिसमें भगत सिंह एक ऐसा शहीद नहीं है जो संत महात्मा है, लड़का है, जो 23 साल का नौजवान है, 23 साल का नौजवान है, वैसी मगर अनुशासन प्रिय है और अपने सोच को बदलता नहीं है। तो ये सुभाष चंद्र बोस से कैसे रिश्ते थे नेहरू के? लोग तो समझते हैं कि बहुत धुर विरोधी। नहीं, बहुत अच्छे थे। अभी एक आपने उदाहरण पहले दिया था कि जब डोमिनियन स्टेटस वाला उसके विरोध में प्रस्ताव था, तो सुभाष ने प्रस्ताव रखा था अपने पिता को नाराज़ करते हुए, नेहरू ने उसका समर्थन किया था। जब सुभाष को हटाया जा रहा था बलपूर्वक कि अब गांधी जी सट पे आ गए थे, अगर पट्टा रवैया अगर नहीं होंगे तो मैं नहीं होऊंगा, वर्किंग कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, ये सब होगा, वो सब होगा, भगाया गया सुभाष को। उस नेहरू ने उनका साथ दिया। मुझे लगता है एक बड़ी रोचक पुस्तक है जो रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है, पैरेलल लाइफ्स। नेहरू और सुभाष की जिंदगियां समानांतर रेखाएं थी जो एक ही दिशा में चल रही थी मगर कभी मिलती नहीं थी। सुभाष हमेशा से, जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है, हरिपुरा अधिवेशन होता है, तो वो घोड़े पर सवार आते हैं, फौजी पोशाक में आते हैं, कोई ख़ास फौजी तमगे वगैरह उन्होंने कलकत्ता में ऑर्डर किए होते हैं, उनको लेकर वो आते हैं। नेहरू को थोड़ा विचित्र और नाटकीय लगता है, मगर नेहरू जब खुद जाते हैं लाहौर में वो रावी के तट पर पूर्ण स्वराज का वो लेने, वो भी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। तो कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें हैं जो दोनों करते हैं, मगर दोनों के बीच में एक सद्भाव है, दोनों के बीच में भयंकर मतभेद है। मुझे एक चिट्ठी याद आती है, मेरे ख्याल में बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में है, जिसकी अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरफ की हैं कि सुभाष बोस नेहरू को एक अपने पत्र में लिखते हैं, तुम तो हमेशा एक हारी बाजी खेलते हो, यू आर अ चैंपियन ऑफ द लॉस्ट कॉजेज, वो अंग्रेजी का फ्रेज है। नेहरू उसका बड़ा विस्तार से एक लंबा उत्तर देते हैं और कहते हैं ये पत्र बहुत लंबा हो गया, शायद तो तुम्हें पढ़ने की फुर्सत हो, मैं लिखते लिखते थक भी रहा हूँ, मगर ठीक है, आई लाइक टू बी ए चैम्पियन ऑफ लॉस्ट कॉजेज। तो दोनों में मतभेद भी थे, दोनों में वैचारिक मतभेद भी थे, मगर जो मतभेद मुख्य था वो कभी सामने आने का मौका नहीं आया। यदि आज़ाद भारत में ये दोनों साथ होते तो क्या सुभाष ने नेहरू की नीतियों का विरोध किया होता, या नेहरू जो जिन नीतियों के अनुसार आचरण कर रहे थे उनको गांधी जी ने स्वीकार किया होता? तो ये समानांतर रेखाएं हैं। नेहरू थोड़ा सा तो विरोध में दिखते हैं जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं और उनका गांधी जी से एक मतभेद होता है, क्योंकि उनका एक अलग रास्ता था जो शायद अहिंसा के रास्ते पे नहीं जा रहा था। और तो नेहरू उस विवाद को बीच में छोड़कर यूरोप चले जाते हैं कि मैं वहाँ पे लोगों से बात करूँगा। वो तो देखिए, तो वो लड़ाई के मूड में नहीं है सुभाष। नहीं, वो पुरानी परंपरा रणछोड़ की है ना हमारे यहाँ, तो रणछोड़ दास जी बनी है और फिर आप मतलब अंत में आप रणजीत जी आइएगा रणछोड़ के भी। तो नेहरू जब छोड़कर चले जाते हैं और सीधा टकराव नहीं होता, उस समय शायद नेहरू की लोकप्रियता और सुभाष बोस की लोकप्रियता में एक अंतर है। कि अगर आप देखें कि युद्ध के बाद सन 42 के बाद गांधी जी तो बंद हो जाते हैं जेल में, सुभाष बोस रण को संचालित कर रहे हैं विदेश से, और नेहरू जो हैं वो अपनी तरह, वो नेहरू भी बंद हैं, वो अहमदनगर फोर्ट में बंद हैं और वो भी सिर्फ किताबें लिख पा रहे हैं। और जब तक आज़ादी नहीं आती, अंतरिम सरकार नहीं बनती, तब तक नेहरू भी कुछ सक्रिय नहीं हो सकते। तब जो लड़ाई लड़ी है वो जयप्रकाश नारायण ने लड़ी है, जो
रांची जेल से भाग निकलते हैं। वो लड़ाई लड़ी है उन लोगों ने, लोहियल ने और लोगों ने, जिन्होंने, उनके लोहिया के समर्थकों ने, जिन्होंने रेल की पटरियाँ उखाड़ी, जिन्होंने एक रेडियो अलग से चलाया। वो यदि आप उस पूरी कल्पना को याद करें ना, उषा मेहता को याद करें, मधुलिमय को याद करें, उन लोगों को याद करें, तो उस लड़ाई से कांग्रेस की लड़ाई का कोई लेना देना नहीं था। मगर ये लोग फिर आज़ादी के बाद फिर हाशिए पर चले गए। फिर सिविल नाफरमानी कहते हुए लोहिया इस देश में फिर बंद हुए। जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल ही दूसरे धुर पे चले गए, फिर माना गया कि वो अब क्रांतिकारी रह ही नहीं गए हैं। मगर यदि आप देखें, उन्होंने अपने को भूदान में समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने को दूसरे आत्मसमर्पण डाकुओं का करवाने में कर दिया। मगर ये लड़ाई के, आज़ादी की लड़ाई के बाद के हिस्से हैं। सन 42 के बाद न नेहरू आज़ादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु हैं, न गांधी। वो या तो लोगों की निगाहें टिकी हैं सुभाष बोस पर या उन लोगों पर जो वो है। मेरा सवाल डिफरेंस को लेकर के है। ये जो नैरेटिव है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ नहीं किया और अभी उनके निधन के बाद नेहरू चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं। नेहरू क्या कर सकते थे किसके लिए? क्या सुभाष बोस के परिवार वाले इतना आत्मसम्मान गंवा चुके थे कि जो टू ब्रदर्स अगेंस्ट राज जो किताब लिखी गई है, आप कहते कि उनके परिवार के लिए कुछ करते तो लोग बड़े उनको मरणोपरांत भारत रत्न दे देते या कुछ करते, या उनके, मेरे ख्याल में जो गलती थोड़ी भारत सरकार से हुई कि उनके अंतिम दिनों के बारे में जो दस्तावेज आर्काइव्स प्रमाणिक थे, वो फाइलें बहुत पहले खोल दी जानी चाहिए थी, ताकि ये मिथक नहीं बना रहता कि गुमनामी बाबा कौन है। क्या आज तो यदि गुमनामी बाबा भी सुभाष थे तो वो 130 वर्ष के थोड़ी रहते। बिल्कुल। तो ये बातें, कुछ गलतियां सरकार से। परिवार को पेंशन मिली? परिवार क्या उनसे पेंशन लेता? उसमें एक और झगड़ा है। पेंशन मिली? नहीं, एक बात अब और याद करें कि सरदार पटेल के जो बड़े भाई थे, वो विठल भाई पटेल, वो अपनी सारी संपत्ति सुभाष बोस को देके गए थे, जिसके कारण कला बाद में बहुत लंबा चला कि बिल्कुल वो भी मेरे ख्याल में। और एक बहुत पत्राचार है नेहरू का पटेल, और दोनों का आपस में कई सारी चिट्ठियों का आदान प्रदान है, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जो NIA का जो ट्रस्ट को, एक ट्रस्ट फॉर्म करके उसका जो फंड है, उस फंड के ज़रिए उनकी मदद की जाए। इवन जो आज़ाद हिंद फौज की जो कैदी हैं जिन पे मुकदमे हैं, उनके लिए उन्होंने एक NIA ब्रिगेड कमेटी बनाई उनके केस लड़ने के लिए, और नेहरू खुद आसफ अली के साथ लाल किले में, और ये कैलाश काटजू। नहीं, मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी हाल में सुहासिनी सहगल ने एक किताब छापी है, और एक और सज्जन है जो रहते हैं सिंगापुर में, उन्होंने शौकिया हैं, वो मर्चेंट बैंकर थे, उन्होंने उन सारे किस्सों को किया है कि कौन लोग जो आज़ाद हिंद फौज में थे जो स्वतंत्रता सेनानी माने गए और कौन थे जो नहीं माने गए। कि कई लोग ऐसे थे जिनको जापानियों ने लड़ाई के लिए शामिल नहीं होने दिया सुभाष बोस की फौज में, उनको जहाज़ों में भरकर पापुआ न्यू गिनी भेज दिया गया, वो वहीं मर गए। उनमें एक नैनीताल के रहने वाले KD पांडे भी थे कैप्टन, जो अपने सैनिकों की रक्षा करते रहे कि वो भूख से न मरे, रोग से न मरे, किसी तरह वापस देश में लौट आए। उनको मगर किसी ने आज़ाद हिंद फौज का सिपाही नहीं माना, क्योंकि उनको जापानियों ने पहले ही भेज दिया था पापुआ न्यू गिनी युद्धबंदी बनाकर। वो कभी आज़ाद हिंद फौज में सुभाष के सैनिक बन ही नहीं सके। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं कि कोई आत्मसम्मानी व्यक्ति क्या स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा लेने के लिए लड़ रहा था, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था? ये तो श्रीमती गांधी ने बहुत बाद में, जब आज़ादी की जयंती मनाई गई 25वीं, तब ये सब कार्यक्रम शुरू किए। मगर क्या सुभाष बोस का परिवार इसके लिए तैयार होता कि उनको भारत सरकार उनकी कोई सहायता करती या देती? क्या उन लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ाई लड़ी थी? लेकिन ये बात जो बीच में अधूरी रह गई, ये भी दर्शकों को जाननी चाहिए कि जो नेहरू इंग्लैंड से पढ़ करके आते हैं और वकालत नहीं करते हैं बहुत अच्छी, वो इतने वर्षों बाद वो वापस से काला कोट पहनकर केस लड़ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ, क्योंकि इसलिए मदद के लिए। क्योंकि उस समय आज़ाद हिंद फौज के 3 लोग, शहनवाज खान, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, यही लोग, एक मुसलमान, एक सिख और एक राम सिंह, हाँ, जिन्होंने धुन बनाई राम सिंह ने। उन्होंने कई धुनें बनाई। उन्होंने वंदे मातरम को भी निबद्ध किया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा को भी किया, नेशनल एंथम था। तो ये कैप्टन सहगल, शहनवाज खान और ये सब लोग, इन लोगों के एक चीज़ हम और भूल रहे हैं,
1946 में नेवल म्यूटिनी हुई थी। उस नेवल म्यूटिनी ने भी चूड़े हिला दी थी अंग्रेजी साम्राज्य की। हमको आज उसमें कौन लोग मरे उनकी भी याद नहीं आती है। इस म्यूटिनी पे एक किताब लिखी है जो प्रकाशक बड़े प्रसिद्ध हैं प्रमोद कपूर ने। यदि आप उस नेवल म्यूटिनी की कहानी पढ़ें तो उसमें भी कितने लोगों के परखचे उड़ गए थे और कहाँ कहाँ लाशें पाई गई थी। और आज हम भूल गए कि उन लोगों के कारण अंग्रेज़ कितना डरे थे कि यदि आज़ाद हिंद फौज वाले को लेकर लोग एक्टिव हो रहे हैं दिल्ली में और अगर बम्बई में नेवल म्यूटिनी हो रही है तो हमारा क्या होगा। तो हम लोग जैसा आपने शुरू में कहा था ना, हम इतिहास को भूलते बहुत जल्दी हैं। हम पढ़ते नहीं हैं और निर्णय ले लेते हैं। जैसे हमने सुभाष और नेहरू के रिश्तों पे इतनी बातें कह दी, ये बात भूल गए कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो बटालियन बनाई थी, उन बटालियंस के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद के नाम पे एक ब्रिगेड थी और एक ब्रिगेड थी झांसी लक्ष्मीबाई इनकी जिसकी लक्ष्मी सहगल जिसकी चीफ थी। खैर, तो जो बातें नेहरू और सुभाष को लेकर होती हैं वही बातें नेहरू और पटेल को लेकर होती हैं। तो मेरे पटेल पे 2 सवाल हैं, दोनों का मैं चाहता हूँ संक्षिप्त आंसर दें। पहला कि क्या सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होने वाले थे और नेहरू को गांधी ने वीटो लगाकर बना दिया। और दूसरा सवाल कि ये सरदार पटेल और नेहरू, क्योंकि ये जनरेशन आज की सोचती है कि ये सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपने सामने आते होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लेते थे, क्या सच्चाई? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं जो मुझे लगता है वो पुर्जियों वाली बात है कि 11 पुर्जियों में पटेल का नाम था, 12वीं पुर्जी में सिर्फ नेहरू का नाम था। ये आते हैं इतने वोट, कांग्रेस कमेटियों ने 13 वोट मिले थे, 14 वोट मिले थे। मुझे लगता ही है कि गांधी जी की एक आदत थी कि वो हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे और जिस दिन वो मौन रखते थे उनका सारा जो संवाद होता था वो पुर्जियों से होता था। एक पुर्जी वो देते थे, एक पुर्जी उन तक पहुँचती थी या वो स्लेट पर कुछ लिखते थे। तो मेरे ख्याल में पुर्जियों वाली कहानी तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और कौन वो कांग्रेस की समितियाँ थी जहाँ से इस तरह की राय दी जाती थी, और गांधी जी खुद ही डिक्टेटर थे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के, तो उनके राय के खिलाफ जाने का किसी से का प्रश्न ही नहीं उठता था। मगर चूंकि वो अपना वारिस, राजनीतिक वारिस नेहरू को बहुत पहले सिद्ध कर चुके थे, नेहरू दुनिया देख के घूमे फिरे आए हुए थे, और मेरे ख्याल में तब तक मंच पर सुभाष बोस नहीं थे तो नेहरू का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि मेरे ख्याल में सरदार पटेल को बहुत बड़े आदमी थे, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि उनका समय समाप्त हो रहा है। वो रुग्ण भी थे और वो ये नहीं चाहते थे कि आधे में कोई काम छूटे। उन्होंने जो बड़ा काम करना था वो रियासतों और रजवाड़ों का एकीकरण कर लिया था वीपी मेनन की सहायता के साथ, और मेनन की सहायता के बाद जो एकीकरण हुआ था उसमें पटेल अपना काम पूरा कर चुके थे। और मेरे ख्याल में पटेल को कोई ईर्ष्या द्वेष नेहरू से नहीं था, उनको अपनी उम्र का एहसास था, उनको नेहरू की योग्यता पर भरोसा था, और कोई प्रतिद्वंदिता उन दोनों के बीच में रही हो ये मुझे नज़र नहीं आती। भले ही कई कुछ पत्राचार हैं जो उनके सचिव वी शंकर के हैं जो, और कई बार यह है कि नेहरू को एक खबर थी, उन्होंने चेतावनी पहले दे दी थी कि चीन क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या होने जा रहा है। मगर यदि आप देखें तो नेहरू ने खुली छूट गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल को दी थी, और सरदार पटेल के पास सारे गुप्तचर संस्थानों की खबरें पहले पहुंचती थीं, सारी सूचनाएं पहले पहुंचती थीं, सरहद पर क्या हो रहा है, राजवाड़ों में क्या हो रहा है, और वो नेहरू को सतर्क करते रहते थे, चेतावनी देते रहते थे। मगर वी शंकर साहब का जो है वो एक पक्षी बयान है, क्योंकि उनकी जानकारी उनके जो बॉस थे, एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है। मेरे ख्याल में कहीं अच्छा, चाहे रियासतों और रजवाड़ों का एकीकरण हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चीन हो, इसके बारे में मुझे लगता है कि जो वीपी मेनन की दोहित्री ने उनके बारे में संस्मरण लिखे हैं वो सबसे निष्पक्ष और तटस्थ हैं। उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं जैसे जो पहले सवाल का आंसर मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था, कि बिल्कुल कोई चुनाव नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ था जिसमें नेहरू को वीटो दे दिया गया और सरदार पटेल को कांग्रेस समितियों ने कहा होगा कि ये अध्यक्ष बने, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में ये चुनाव था तो कौन सा चुनाव था, कौन सी कांग्रेस कमेटियां थी, क्या 11 ही कांग्रेस कमेटियां थी, मतलब या कौन सदस्य थे जिनके नाम थे, जिन्होंने ये कर रखा था, या गुमनाम पर्चियां थी सारी। तो ये पर्ची निकालो, लॉटरी निकालो, तो कमेटी से पैसा निकालने, चिटफंड उठाने वाली बात हो गई ना। ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। और अगर ये बात थी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा,
नहीं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में कृपलानी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मौलाना आजाद चाहते थे कि मैं बना रहे, वो गांधी जी से मिले भी, वो गांधी से मिले भी, और पत्राचार उनके और कृपलानी जी के बीच भी हुआ। मगर मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार में नेहरू ही होंगे। हाँ, ये तो बहुत पहले से गांधी 42 से बोल रहे हैं, उससे पहले भी ये बातचीत होती रही है। बिल्कुल। और दूसरा कि जो आपने अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ सवाल को, कि नेहरू और पटेल के बीच में अगर जो रिश्ता था उसको आप कोई एक शब्द में समझाना चाहें तो वो क्या रिश्ता था? गुरु चेले का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था, गुरु चेले का राइवलरी थी? गुरु चेले का रिश्ता भी नहीं था, राइवलरी तो बिल्कुल नहीं थी, गुरु चेले का रिश्ता भी नहीं था। गुरु तो नेहरू के लिए सिर्फ गांधी हुआ करते थे, और पटेल के लिए भी गुरु गांधी हुआ करते थे। ये गुरु भाई वाला रिश्ता था, ये गुरु भाई वाला रिश्ता था। जो गुरु कहेगा वो दोनों मानेंगे। लेकिन हमने लेटर स्टेज में देखा कि खास तौर पे 1946 के बाद कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पटेल में और नेहरू के। नहीं, देखिए ये डिफरेंसेस तो पहले भी थे, मगर जो मैंने आपसे गुरु भाई का रिश्ता तभी तक बरकरार रहता है जब तक गुरु की छत्र छाया रहती है। जब गुरु ही मतलब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हों, मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप जाएं शिमला समिट के लिए, समझौते के लिए, जब कैबिनेट मिशन आया था, तो उसमें जिन्ना भी थे, उसमें मास्टर दारा सिंह भी थे, उसमें पटेल भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें मौलाना आज़ाद भी थे। तो कहीं न कहीं इसमें तनाव तो होने शुरू हो गए थे ना, कि अब आज़ादी बहुत दूर नहीं थी, आज़ादी बहुत नज़दीक थी। गांधी जी हठधर्मी पाले हुए थे, उनकी घड़ी की सुइयां अटकी थी 2010 में, वो क्षमा कीजिएगा 1910 में, और उससे भी पहले शायद, जब 1910 तक तो वो किताब छप गई थी ना, 1906 के आसपास, 1906 के आसपास। तो मेरे ख्याल में लोगों का धैर्य चुक रहा था, जितने लोग थे वो चाहे जिन्ना हो। उनमें जो आदमी मुझे बहुत लगता है, जिसका मैं आदर करता हूँ, वो मौलाना आज़ाद हैं, जो देश का विभाजन नहीं चाहते थे। जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों से उनका व्याख्यान हो, या फ्रीडम ऑफ मिडनाइट की बात तो आपके लिए इंडिया विंस फ्रीडम वाली जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं जो बात है उसमें आपको इस समझ में आता है कि तनाव तो अब होंगे, तनाव तो अब सामने आएंगे, सब लोग हर चीज़ पे एक मत नहीं होंगे। और आप और लोगों और एक्टर्स को ना भूलें, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो भी दक्षिणपंथी ही थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनका शुमार भी दक्षिणपंथी होता था। संविधान निर्मात्री सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी बहुत सार्थक भूमिका रही, मगर वो भी कभी वाइसरॉय काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके थे। तो कई लोगों के बारे में वो, आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेके शिमला कैबिनेट मिशन के आने तक तनाव थे, मगर ऐसा लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई राइवलरी, कोई कटुता थी? शत्रुता तो छोड़िए, सवाल ही नहीं। कटुता कह रहा हूँ मैं। नहीं, कटुता तो देखिए आपके और मेरे रिश्तों में बातचीत के बाद कभी भी थोड़ी देर के लिए पैदा हो सकती है, फिर दूर हो सकती है। कटुता का स्थायी भाव नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा का कोई स्थायी भाव नहीं था, और मेरे ख्याल में ये बड़प्पन सरदार पटेल का था। तो ये जो कहा गया कि कश्मीर के लिए नेहरू जिम्मेदार, धारा 370 के लिए नेहरू जिम्मेदार, तो क्या अकेले नेहरू जिम्मेदार हैं? कतई नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक कश्मीर का मामला है वो थोड़ा उलझा हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में जिम्मेदारी महाराजा हरी सिंह की सबसे ज़्यादा है, जो शेख अब्दुल्ला को समकक्ष मानने को तैयार नहीं थे, जिन्होंने बहुत देर लगाई, ढील बचाई, और जो शायद ये सोच रहे थे, जिसका आरोप बाद में अब्दुल्ला पर लगा, कि हमारी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रह सकते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कश्मीर के मामले में भी सरदार पटेल सक्रिय थे। जो भीतर बात हो रही थी, शेख अब्दुल्ला से भी बात हो रही थी, नेहरू बात कर रहे थे, वीपी मेनन भी बात कर रहे थे हरी सिंह जी से, और यहाँ तक बात हो रही थी कि भाई काक साहब को हटाइए, उनके बदले किसी महाजन साहब को, मेहरचंद महाजन उनको हटवाने में रोल निभाया पूरा सरदार पटेल ने। तो मुझे लगता है कि सारी बातें ऐसी नहीं कि सिर्फ अकेले नेहरू कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं यहाँ भी दो पैरेलल लाइफ है? नहीं, यहाँ भी दो समानांतर नहीं, शायद 2-3 समानांतर जीवनियाँ हैं। उस समय ये भी नहीं कहा जा सकता कि शेख अब्दुल्ला इतने महत्वाकांक्षी कि वो स्वतंत्र आज़ाद कश्मीर पर राज्य करना चाहते। आज़ाद कश्मीर का अर्थ अब कुछ और है। गलत मतलब। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल विचित्र है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नेहरू उसके लिए जिम्मेदार है। 370 के लिए नहीं, 370 तो संविधान निर्मात्री सभा ने तब शामिल किया जब अंबेडकर भी वहाँ थे। तो लोगों ने, कितने लोगों ने इस पर आपत्ति की
वो जो एक अंतरिम कैबिनेट वो डिसीजन था ना, एक अंतरिम समझौता था। तो मुझे हाँ, नेहरू ने एक गलती ज़रूर की थी जो मेरे ख्याल में रेफरेंडम की मांग को यूएन पे जो बातचीत है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जनता जो है वो शेख अब्दुल्ला हमारे साथ है और जनता शेख अब्दुल्ला के साथ है, अगर ऐसा होता भी है तो हमारी जीत होगी। फिर तो चूक आपकी है ना, ये एरर ऑफ जजमेंट तो आपका है। इस एरर ऑफ जजमेंट, लेकिन कुछ एक इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ऐसी कोई बातचीत ऑफिशियली तौर पर नहीं कही गई थी। नहीं, ये तो देखिए कहना गलत है कि मतलब रेफरेंडम और यूएन तो इन्वॉल्व किया गया और ये नेहरू की चूक थी, गलती थी, एरर ऑफ जजमेंट था। यहाँ नेहरू अकेले गलत है, यहाँ अकेले नेहरू गलत है। यहाँ पे सरदार पटेल का कोई नहीं, सरदार पटेल का कोई लेना देना नहीं, बेचारे शेख अब्दुल्ला का भी कोई लेना देना नहीं। तो चलिए अब मैं लगातार अब आ जाते हैं हम थोड़ा आज़ाद भारत के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। और नेहरू ने, जिसका जिक्र नेहरू बार बार करते रहे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया, एक शब्द आया साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की फ़िलॉसफी से कितना सहमत आप हैं और कितना सहमत ये हिंदुस्तान दिखा आपको जब ये बातचीत नेहरू की? देखिए, साइंटिफिक टेम्पर की जब आप बात करते हैं तो दो पहले तो ये समझा दिए साइंटिफिक टेम्पर से उनका आशय क्या था। नहीं, नेहरू का आशय क्या था जो मैं समझाऊं, पहले आपको वो बता दूं। मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने खुद देखी परखी है, किसी कही सुनी पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि छल हो सकता है, मगर देखी परखने का मतलब ये है कि जिसको आपने एकाधिक बार परख लिया हो। तो साइंटिफिक मेथड जो है उसका उल्लेख साइंटिफिक टेम्पर से पहले करना ज़रूरी है। साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंटल है, जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं होता है, एक प्रयोग से सिद्ध नहीं होता। बारंबार वो प्रयोग आप करते हैं, वो दोहराया जा सकता है, नतीजे हमेशा एक से निकलते हैं। वो प्रयोग जब कोई और भी दोहराता है तो नतीजा वही निकलता है। वो स्वयं सिद्ध नहीं है, वो प्रयोग सिद्ध है। तो ये फिलॉसफी देश के कितनी काम नहीं, अभी हम साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं। ये हर देश के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अंधविश्वास में न जिएं, आप मिथक और इतिहास में फ़र्क करना समझें, आप सिर्फ अपने को परम पुरुष न समझें, आप ये न समझें कि आप ही ज्ञान का भंडार हैं, आप जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। ब्रह्म वाक्य आपका नहीं है। यदि ब्रह्म है तो आप उसके बारे में सोचिए। तो जो आदिगुरु शंकराचार्य कह गए हैं वो साइंटिफिक मेथड है। नेति नेति नेति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो आप क्या देखते परखते हैं, ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक टेम्पर वो है जब आप अपने जीवन में इसके अनुसार आचरण करते हैं। आप अंधविश्वास को या शास्त्र को, शास्त्र सम्मत या परंपरा को सब कुछ नहीं मानते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर ज़रूरी है। उसके बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपकी अंधविश्वास से मुक्ति नहीं हो सकती है, आप मिथक और इतिहास का फ़र्क नहीं समझ सकते हैं। और इसी कारण आप कहेंगे हमारे शास्त्रों में तो सती सम्मत है, हमारे शास्त्रों में जाति व्यवस्था सम्मत है, हमारे शास्त्रों में हमारी कोर वैल्यूज़ में, हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज़ में ये सब औपनिवेशिक मानसिकता नहीं संभव है। तो फिर तो प्रभु आईपीएल क्रिकेट भी शास्त्र सम्मत नहीं है ना, वो भी विदेशी औपनिवेशिकता का शिकार है। तो हम विदेशी और स्वदेशी का अंतर करने के लिए पूर्वाग्रह मुक्त हों, इसके लिए भी साइंटिफिक टेम्पर ज़रूरी है। दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि साइंटिफिक टेम्पर नागरिक के कर्तव्यों में आपातकाल में जोड़ा गया और लोगों को लगा कि उसको कर्तव्य, अधिकारों को ढीला करने के लिए, अधिकारों का हनन करने के लिए नागरिक के कर्तव्य जोड़े गए। उस नागरिक के कर्तव्य में साइंटिफिक टेम्पर जोड़ा गया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि आप कैसे किसी मतिमंद को साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है ये तो मेरी आस्था का प्रश्न है, आजकल तो क्षमा कीजिएगा, पूरी आदर सम्मान के साथ में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायाधीश तक ये कहते हैं कि आस्था के प्रश्न में अदालत क्या कर सकता है। यदि आस्था का प्रश्न सर्वोपरि है तो आस्था तो फिर साइंटिफिक टेम्पर से नहीं निर्धारित होगी। आस्था तो सवाल नहीं पूछा जाता, आस्था में तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन की एक बुनियादी शर्त है, समता पोषक समाज की एक बुनियादी शर्त है कि मैं आस्था के प्रश्न पर नहीं टिकूंगा। मैं तर्क से, लॉजिक से, प्रयोग से जो सामने आता है बात उसको सच मानूंगा। मैं किसी को जन्मजात श्रेष्ठ ब्राह्मण को या सवर्ण को जन्मजात नीच नहीं मानूंगा। मैं महिलाओं के अधिकार और पुरुषों के अधिकार को समकक्ष मानूंगा। मैं अमीर और गरीब के फ़र्क को
दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं मिथकों में उलझा हुआ, मैं अंधविश्वासों में उलझा हुआ अपने देश का हित नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये साइंटिफिक टेम्पर और ये जो आधुनिक भारत बनाने जा रहा हूँ, ये नेहरू बार बार कहते रहे, कितना लाभ हुआ हमको? नेहरू ये हट नहीं पा रहे थे कि वो आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं। मुझे कोई भाषण नेहरू का ये याद नहीं आता जिसमें ये ध्वनित होता हो कि मैं आधुनिक भाषण बनाने जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते निर्माण कर रहे हैं, वो ये तो बार बार बोलते रहे। नहीं, वो मैं कर रहा हूँ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम राष्ट्र निर्माण कर, हम मतलब इस धरती भारत माता की सब संतानें, यदि हम आधुनिक भारत का, विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विज्ञान का सहारा लेना ही होगा, विज्ञान की भाषा को समझना होगा। और इसीलिए नेहरू जानते थे कि भारत का आम आदमी बिना चमत्कार के बात नहीं समझता, तो उन्होंने जब बांध बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, तो उन्होंने आधुनिक भारत के नए मंदिर कहा। भांगड़ा नागल पे मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी गलती थी। जब आपने आधुनिक भारत के नए मंदिर कहना शुरू कर दिया तो आप भी कहीं न कहीं उस मिथकी अंधविश्वास की भाषा में फंस गए। तो फिर वो एक डेरिल डेमोटे नाम के पत्रकार थे जिन्होंने एक किताब लिखी, टेम्पल्स और टूम्स, कि जब बांधों में रेत भर जाती है, वो काम नहीं आते हैं, बांधों को बनाने के लिए लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो वो टेम्पल है या मकबरे हैं। ये डेरिल डेमोंटे की बड़ी प्रसिद्ध किताब का एक शीर्षक है, जो तब टाइम्स ऑफ इंडिया के सहायक संपादक हुआ करते थे। नेहरू की ये गलती ज़रूरी थी कि कहीं न कहीं उनकी भाषा गांधी से प्रभावित हो जाती थी और कहीं न कहीं फिर वो घालमेल होने लगता था। मैं आपको बताऊँ, एक और उसका उदाहरण है, हीराकुड बांध का जब उद्घाटन किया तो नेहरू ने कहा नहीं, इसका उद्घाटन आदिवासी जंगली इलाके में हो रहा है, एक लड़की करेगी। एक लड़की आई, उसने बटन दबाया, पानी भरा, उन्होंने उस लड़की के गले में माला डाली। उस लड़की को जीवन भर अविवाहित रहना पड़ा कि लोगों ने कहा कि इसको तो बाहर से आया किसी दुक्कू ने अपनी वरमाला पहना दी है। बुधनी नाम था उनका। हाँ, बुधनी नाम था। वो नेहरू को जो माला पहनी हुई थी, उन्होंने उस लड़की, उस महिला को पहना दी। तो बदली जाती है ना। हाँ, तो वही आदिवासी समाज ने बहिष्कार कर दिया। असल में इन मुहावरों के गलत प्रयोग के कारण मकबरों का, मंदिरों का, निर्माण का, अतीत का, मिथकों का, और जो ये आस्था के प्रश्न होते हैं। अब उस बेचारे आदिवासी कबीले की आस्था तो यही है कि जिसने माला डाली वो उसकी पत्नी हो गई। अब नेहरू तो उसको तीन मूर्ति भवन में लाने के लिए हालत में तैयार नहीं थे, या हो भी नहीं सकते थे। कितनी विडंबना है बिल्कुल कि नेहरू वहाँ उससे कह रहे हैं कि तुमने बुधनी से कि तुमने पता है कि क्या बनाया है, तो वो कह रही है कि नहीं, हमको नहीं पता है हमने क्या बनाया। तो उसने कहा तुम आने वाली पीढ़ी के लिए देश बना रही हो, और उसको माला पहना देते हैं। और उसके बाद उस महिला के साथ ये होता है कि उसी शाम को संथली समुदाय की बैठक होती है, उसमें कहा जाता है कि इनको तो गांव से निकाल दो। नहीं, और ये तो शादीशुदा हो गई हैं। आज भी जब मैं पहली बार हीराकुड गया तो मेरे शरीर में रोमांच हो गया कि इस जंगली इलाके में आज से 70 साल पहले किस आदमी ने ये कल्पना की होगी कि यहाँ बांध बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। मगर आज कितनों को बुद्धि की याद है, जिसने देश के निर्माण के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, अकस्मात कर दी, संयोगवश कर दी, उसकी कोई सूझबूझ उसमें नहीं थी राय में। और बाद में उस बुधनी की उस परियोजना से नौकरी चली गई। बिल्कुल। जिसको 1985 के आसपास राजीव गांधी को पता चला, तो राजीव गांधी वहां जाकर के उससे मिलते हैं और उसको नौकरी वापस देते हैं। हाँ, अगर वंशवाद नहीं हुआ होता तो ये कहीं लोक कल्याण भी नहीं हुआ होता। नहीं, मेरा सवाल नहीं, आपका जो सवाल है ना वो बहुत विचलित करने वाला है। हाँ। मुझे लगता है कि भारत में नेहरू ने जब आधुनिक भारत के निर्माण की बात की तो सिर्फ बांधों की बात नहीं थी, उसमें IIT थे, उसमें IIM थे, उसमें नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज थी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज थी, उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, AIMS थे, और हर राज्य को एक देने की ज़रूरत नहीं थी। एक ऐसा इसरो था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी। अब भले इन सब चीज़ों का ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ये नेहरू की देन उतना नहीं है जितना मौलाना आज़ाद की देन है। ललित कला संगीता, क्योंकि उनको एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सब कुछ खुली छूट दी गई थी। मगर मेरे दिमाग में जो बात उठती है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, इन सब का बीजारोपण आज़ादी के पहले नेहरू कर चुके थे। भाभा के साथ पत्राचार के कारण, बॉम्बे टाटा बिरला प्लान के कारण, मगर इनको एक अंजाम तक पहुंचाया प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, पहले तो यही सवाल है। अगर नहीं पहुंचाया, जो सपना देखा गया वो क्या नेहरू डिलीवर कर पाए? अगर वो सपना नहीं देखा गया होता तो आप नेहरू की ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी वाली स्पीच को याद करें। उस सपने को आज हम
पूरा नहीं साकार कर रहे हैं, उस सपने को हम आज आधा अधूरा पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे एक और चीज़ याद आती है, जब नेहरू का निधन हुआ तो उनके बिस्तर के बगल में एक कविता पढ़ी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसका बहुत अच्छा अनुवाद किया है बच्चन जी ने, मतलब अभिषेक ने नहीं, उनके पिताश्री ने, जिसमें कि सुंदर तरु सघन मनमोहक वन, मगर उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, अरे अभी तो मीलों मुझको जाना है, मैं नहीं इस मूक निमंत्रण को स्वीकार कर सकता। ये मेरे ख्याल में नेहरू की सबसे बड़ी विरासत है, जो हमको स्वीकार करनी चाहिए कि हमको भी अभी ये नहीं कि 10 साल में हम ये कर डालेंगे, 20 साल में हम ये कर डालेंगे, 25 साल में हम ये कर डालेंगे, अभी हमको मीलों चलना है। और मीलों चलने वाली बात के लिए हम सबको साथ चलना है, को एक अकेले आदमी के एकला चलो रे से वो होने वाला नहीं है। लेकिन पुष्पे जी, ये जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं या जो जेन ज़ी है, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको तो दिखता है कि यहाँ भारत में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो सफाई नहीं है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, उसको तो ये लगता है कि अगर हमारे पुरखे बेहतर काम करके गए होते तो आज शायद हम भी जापान या चाइना या किसी पश्चिमी देश की तरह होते। करिए ना, आपके पुरखों ने जो किया आप करिए ना। नहीं, ये इस बच्चे को क्या पता, तो नहीं, इस बच्चे को उसके लिए आप इस बच्चे से पूछिए, वो तो ये कह रहा है कि 75 साल काफी थे। नहीं, आप जिस लड़के से पूछ रहे हैं, मैं क्षमा कीजिएगा, आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप गलत लड़के से गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आरोपी की भाषा बोल रहा हूं। नहीं, आप आरोपी की भाषा बोलिए तो आप सुनिए कुछ आरोपों को। आप जाकर पूछिए उस लड़के से या उस लड़की से जो गांव देहात में रहता है, बिहार के धुर में, जिसके पैर में आज भी हवाई चप्पल नहीं है उड़ान भरने के लिए, जो आज भी एक जीन्स पे फसल काटता आपको नजर आ जाएगा। हर आदमी जीन्स जरूर पहन रहा है, हर आदमी के पैर में आज एक चप्पल या जूती ज़रूर है। वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो उसको समझ आती है बात कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्योंकि उसके माँ बाप उसे याद दिलाते हैं कि बेटा हमारे पैर में चप्पल कभी नहीं थी, हमारे पैर में सिर्फ बिवाई थी। उसके दादा अगर जीवित हैं तो वो उसे समझा सकते हैं, लड़के या लड़की को। उस लड़की को समझ है जो आज वहाँ से आती है काम करने के लिए, नौकरानी के रूप में, घरेलू नौकरानी के रूप में, वो घुसपैठिया समझी जा सकती है, उसको खदेड़ा जा सकता है, जैसा आपको देखने को मिला था दिहाड़ी मजदूरों के संग गुजरा था कोविड के काल में। मगर उन लोगों को ये समझ है कि देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसलिए क्योंकि उनके बाप दादे ने उस अभावग्रस्त हिंदुस्तान को देखा है। मैं जब दिल्ली आया था, मुझे हॉस्टल में नाम लिखाने के पहले राशन कार्ड में अपना नाम कटाना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों खाने का इतना संकट था, तब तक ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। मैं तो पुष्पेश जी आपसे मैं किसी राजनीतिक नैरेटिव पे जाना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1947 से लेकर के 1964 तक, क्या 1964 में भारत की स्थिति वैसी थी जैसी सोची गई थी, जैसा सपना देखा गया था? आप मानते हैं कि वहाँ तक पहुँचा भारत बहुत अच्छी दिशा में था? बहुत हद तक वो सपना पूरा हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊंगा सुखदेव नामक फिल्म निर्माता की उन फिल्मों की, जिसने IM-20 नाम की फिल्मों की सीरीज बनाई थी। जो भारत में थोड़ा बंटाधार होना शुरू हुआ, वो नेहरू जी की पुत्री के आने के बाद शुरू हुआ, जो 66 के बाद शुरू हुआ। 66 के बाद यदि आप देखें तो वंशवाद, संजय गांधी का असंवैधानिक शासन, तानाशाही, श्रीमती गांधी की तुरंत मिजाजी, इमरजेंसी, ग्रीन रिवोल्यूशन का पराक्रम जो एक तरह की मृगमरीचिका का साबित हुआ, जिसमें सारी पंजाब की धरती जहर से भर गई, ये सारा नेहरू के बाद का काल है। ये नेहरू के बाद का काल है, जब हमको शौक हुआ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अगर अंतरिक्ष में सोवियत रॉकेट से गया कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री आ रहा है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। हमारी उपलब्धि थी, मगर वो उपलब्धि नेहरू युगीन स्पेस कार्यक्रमों के कारण ही संभव हुई थी। यदि हम आज, स्वामीनाथन जी स्वीकार करते थे इस बात को कि शायद ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत सफल नहीं था, उससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। आज आप बात कर सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से नुकसान हुए। हाँ, मगर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक गलत प्रयोग था। नहीं, मगर गलत प्रयोग तो आप पीछे पलटकर हर चीज़ को गलत प्रयोग कह सकते हैं ना। यदि ये राशनिंग नहीं हुई होती, यदि फूड एडल्ट्रेशन वाले एक्ट्स नहीं पैदा हुए तो क्या आज भारत अकाल की चपेट से दूर हो गया होता? तो हमने तो भाषा बदल दी ना। साईनाथ अपनी किताब में कहते हैं कि आज आप कहिए कि ड्राउट है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। हम अब अकाल को अकाल नहीं कहते, हम उसको सूखा कहते हैं। मगर यदि आप कल्पना करें उस दिन की, नेहरू के जीवन काल में और नेहरू की मृत्यु तक, आज़ादी से नेहरू की मृत्यु तक भारत ने निश्चित रूप से प्रगति की। नेहरू की मृत्यु के बाद, उनकी पुत्री के जीवन काल में, उनकी पुत्री की वापसी के बाद जो कुछ हुआ उसका नुकसान भारत। मुझे लगता है एक चैलेंज नेहरू के लिए ये भी था कि हमें आगे क्या बनाना है। उससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि हमें जो पिछला जो गंदगी है,
जो ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए हैं उनको भी कैसे साफ करना है। हाँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने मरने से कुछ दिन पहले ये कहा भी था कि मेरी समस्या ये नहीं है कि अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज को तो जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि अंग्रेज अपने पीछे कितना कूड़ा छोड़ करके जाएंगे, वो मेरी बड़ी समस्या जो छोड़ के देश के विभाजन सब सांप्रदायिक दुर्भाव छोड़ के गए हैं वो आज तक जीवित है। मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत ये कि हम ये मानकर चलते हैं कि एक नेहरू की ठेकेदारी थी कि सब कुछ उसने ठीक करके जाना था अपने उत्तराधिकारी तक को। नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी। ये आप मानकर चले जनतंत्र में कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की, ये तो आप तानाशाही प्रधानमंत्री की मानने को तैयार हो रहे हैं। मैं तो आज भी तैयार नहीं हूँ इसके लिए। अब ये जो जैसे कुछ बड़े अच्छे आंकड़े हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भारत की 1950 में वो 35 साल थी। 1947 शायद 27-28 थी। मीनू मसानी की माइंड में 30-31 साल। तो अगर 1947 में 30-31 साल है, जो आज हम 70-72 लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, तो समझिए कि उस दौर पे कितना कुपोषित भारत था कि 30-35 साल औसत आयु थी एक हिंदुस्तानी। 64 में कितनी थी वो तो बताया नहीं ना आपने। आप सीधे आज पहुंच गए ना। आप मुझे ये बताइए कि तब कितना परिवर्तन हुआ था कुपोषण में? बिल्कुल परिवर्तन हुआ होगा। नेहरू, मैं तो इसको नेहरू के योगदान की तरह देखता हूं। मैं नेहरू का बचाव पक्ष का वकील तो हूँ ही नहीं, मगर मेरा ये मानना है जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी कि जो व्हाट्सएप की जानकारी है, जो गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं, जो उस आदमी का दानवीकरण हुआ है, जो उस आदमी का राक्षसीकरण हुआ है कि वंशवादी वो था, याश वो था, उसने कुछ किया नहीं, ये मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये चीज़ संतुलित ढंग से समझ में लोगों को ये भी देखना चाहिए कि नेहरू का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो कि नेहरू का स्टार्टिंग पॉइंट, उनको कैसा भारत मिला, उनको कैसा, इंदिरा गांधी को कैसा भारत मिला, उनको कैसा भारत मिला, और आज़ाद होते ही भारत पर विभाजन का कितने बड़े शरणार्थी आए। बिल्कुल। और उसके बाद शीत युद्ध के कारण उनको कितना संतुलित विदेश नीति पे आचरण करना पड़ा। बिल्कुल। 92% महिलाएं निरक्षर थीं जब नेहरू को वो हिंदुस्तान मिलता है। वो हिंदुस्तान नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत कम समय रहा, लेकिन इंदिरा गांधी को मैं मान के चलता हूँ। तो इंदिरा गांधी के बाद से जो भारत मिला है वो बहुत समृद्ध भारत मिला बाकियों के मुकाबले। तो ये आप मतलब ये इस नैरेटिव के आप पक्षधर नहीं लगते मुझे कि ये जो 1947 से 1964 का जो दौर था वो भारत बहुत बेहतर हो सकता था वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 1946 दिसंबर की पैदाइश है और 1964-65 में मैं दिल्ली में रह रहा था। तो मैंने अपने जीवन काल में जो परिवर्तन होते देखा है इस देश में, अपने जीवन में, हिंदुस्तान में, मुझे लगता नहीं कि मतलब उससे ज़्यादा कुछ हासिल किया जा सकता है। लोग बोलते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान देखो आज कैसा है, और हम यूरोपियन देशों से अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर करते, हम जापान से क्यों नहीं करते, चाइना से क्यों नहीं करते। कोई यूरोपीय देश औपनिवेशिक गुलामी का शिकार नहीं रहा था। किसी देश का विभाजन उस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से हमारा शीत युद्ध के काल में विभाजन जर्मनी का हुआ था। मगर उन यूरोपीय देशों ने हमारे हाड़ मांस खून पसीने की कमाई से अपने समाज को सुसंस्कृत, सभ्य, परिष्कृत और विकसित बनाया है। लेकिन बाकी देश, सिंगापुर या और देश देखिए, अब आप करोड़बाग की बात करने लगेंगे। सिंगापुर के बारे में बड़ा पुराना चुटकुला है कि जब ज्वार आता था तो उसका क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमीटर रहता था। जब ज्वार भाटा आता था तो वो 1 किलोमीटर बढ़ जाता था। तो जिसकी कुल उन्होंने बहुत तरक्की की है, मगर वहाँ की आबादी का 95% सिर्फ हान मूल के चीनी है, और वहाँ लगभग तानाशाही का शासन रहा ली कुआन यू के ज़माने में। और वहाँ अंग्रेज़ों के शासनकाल से जिन चीज़ों को परिष्कृत किया गया, बंदरगाह को, तेल की गोदी को, फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो उससे आप तुलना भारत की करेंगे तो कितनी विविधता यहाँ है, कितनी धर्म यहाँ है, कितनी। बिल्कुल ये तुलना मुझे स्वीकार नहीं। और मेरी पीएचडी का विषय वैसे सिंगापुर का आज़ाद होना और मलेशिया का निर्माण ही था। मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष 18-19 साल की उम्र में तब भी सिंगापुर में बिताए जब वहाँ भी मकानों के भीतर कॉकरोच तो आजकल कहना बड़ा कठिन है, तो वहाँ तब भी कॉकरोचेस निकला करते थे। अब ये एक पक्ष ये भी कहता है कि भारत 1950 का भारत और की तुलना अगर आप 1950 के जापान से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 1950 के भारत की तुलना आप
1870 के जापान से करी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में तो कुछ तुलना करनी चाहिए कि जैसे हिरोशिमा है, नागासाकी है, वो शहर एटमी हमले के बाद भी कैसे पनपे हैं। बिल्कुल। मगर आप जापान के समाज को भूल रहे हैं। जापान के समाज का जो सामुराई संस्कार है, जापान का वो संस्कार जो सम्राट को सन ऑफ हेवन मानता था, जो कोरियाइयों को अछूत मानता था, जिनकी एक कोरियाई, जापानी, चीनी संस्कृति एक साम्य है। तो मतलब इन सब से भारत की तुलना करना मुझे लगता है गड़बड़ है बहुत। तो अब एक विषय जो थोड़ा विवादित विषय है, जो राजनीति का फेवरेट विषय है, चाइना से हमको युद्ध में नुकसान हुआ, चाइना के साथ जो भूमि विवाद आज तक चल रहा है, इन सब के लिए नेहरू जिम्मेदार है? कतई नहीं। आप याद करें 1913 की शिमला, आप ये कह रहे हैं? मैं गंभीरता के साथ ही कह रहा हूँ। आप मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दें, समय कम है, मगर फिर भी 2 मिनट का इससे कम में ये विवाद निपटेगा नहीं। 1913 में एक शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें चीनी प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें मैकमोहन लाइन के आधार पर एक वाटरशेड प्रिंसिपल को मानते हुए सीमा निर्धारण किया गया। चीनियों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। चीन की हालत उस समय बहुत खस्ता थी। कुमिंगतान झेल रहा था साम्यवादियों के आक्रमणों को, जो हमारे, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझा दिए कि वो समझौता ब्रिटिशर्स, चाइना और तिब्बत, साम्राज्यवादी ब्रिटिशर्स का और चीनियों के बीच, तिब्बत के बीच का 1913 में हुआ। नहीं, उससे भी एक आसान भाषा में है जो नेविल मैक्सवेल कहते हैं। नेविल मैक्सवेल ने कहा कि छोटे से नक्शे पे एक बड़ी मोटी कूची से एक सीमा रेखा बना दी गई। ये सीमा रेखा बनाने वाला वो व्यक्ति था जो कूची चला रहा था, जो कभी वहाँ खुद नहीं गया था, जो दूर दराज से उसको जगह का पता नहीं था। तो हिमालय की निर्जन रेगिस्तानी बर्फीली रेगिस्तान में ये सीमा निर्धारण जो किया गया, ये न तार्किक था, न वैज्ञानिक था, न समझदारी का था। चीन की अपेक्षा ये थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो इस औपनिवेशिक समझौते को हम संवाद से सुलझा लेंगे। नेहरू ने शायद चीन को ये गलतफहमी पैदा होने दी कि हम ऐसा करेंगे। नेहरू के 2 दोष थे। एक तो जो चियांग काई शेक थे, उनकी अमेरिकी पत्नियां थीं, उनसे नेहरू जी के बड़े अच्छे संबंध थे। अब नेहरू जी के कई अच्छे संबंध थे, पमीला माउंटबेटन का भी जिक्र हमने किया, उनसे मदाम जो चियांग थी उनसे भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वो लोग ईसाई थे, अंग्रेजी बोलते थे, अमेरिकियों के पक्षधर थे। नेहरू के जो राजदूत चीन में थे भारत की आज़ादी के वक्त, वो के एम पानिकर थे। उन्होंने इन टू चाइनाज नामक की किताब लिखी है। उनकी मजबूरी ये थी कि उसके पहले वो रियासतों और रजवाड़ों के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सचिव रह चुके थे। वो वहाँ चीन में रहकर अनुवाद कर रहे थे, मलयालम से संस्कृत, संस्कृत से मलयालम में, मेघदूत का, रामायण का, महाभारत आदि का। उनकी सहानुभूति उन राजदूतों के साथ थी जो औपनिवेशिक राजदूत थे। तो वो जलसा मना रहे थे जब कोई युद्धपोत वहाँ पहुँचता था। जबकि चीनियों को अपेक्षा ये थी कि वो उनका आदर कर रहे हैं एक भारतीय राजदूत के रूप में। तो कुछ तो जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो टेढ़ी तिरछी थी। और जो नेहरू को धोखा हुआ चीन से, एक इस कारण भी हुआ कि जो उनके गुप्तचर संस्थान के मलिक साहब थे, वो जो उन तक सूचनाएं पहुंचाते थे, उनमें उनसे अधिक सूचना पहुंचती थी पटेल के पास, जो नेहरू को बीच बीच में आगाह करते रहते, देखो वहाँ क्या हो रहा है, देखो वहाँ क्या हो रहा है। धोखा हुआ या भूल हुई? नहीं, देखिए, धोखा खाकर ही तो आदमी गलती करता है ना। भूल तो तभी होती है जब मैंने आपके साथ दगा की हो, मैंने आपको जो सही जानकारी न दी हो, मैंने ठाकुर सुहाती। लेकिन इसमें नेहरू किसी और के ऊपर आरोप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपनी सरकार में विदेश मंत्री भी खुद थे। विदेश मंत्री खुद थे मगर गृह मंत्री नहीं थे। गृह मंत्री के पास सूचनाएं आईबी की जा रही थी। मलिक साहब जो थे वो आईबी जो था तब गृह मंत्री। अब आप आज के दर्पण में तब के भारत को मत देखिए। जो मंत्री काम कर रहे थे उनके पास अलग अलग सूचनाएं आ रही थी। गृह मंत्री एक थे, रक्षा मंत्री एक थे, विदेश मंत्री नेहरू ज़रूर थे, मगर उनके सामने शीत युद्ध का ये संकट था कि अनाज तो हमने अमेरिका से भी लेना है ना, वरना हम पेट नहीं भर सकते अपने भूखे लोगों का। वो मैं आपकी और आप गुटनिरपेक्ष भारत है तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसी पे आ रहा था। एक पॉलिसी हमने बनाई, हिंदुस्तान ने बनाई कि हम ना रूस के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। हाँ। और इतनी बड़ी ताकत बन गए कि 100 से ज़्यादा देशों का नेटवर्क तैयार हो गया। क्या ये जो एफ्रो एशियन गठबंधन किया गया, इतने बड़े गुटनिरपेक्षता के लीडर बनने लग गए नेहरू,
क्या ये भी एक वजह थी कि चाइना हमको पुश करता रहा कि आपको इतना परेशान करें कि हम या तो आप अमेरिका की शरण में जाएं या रूस की शरण में? देखिए, ये भी एक मिथक है। नेहरू कभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्विवाद नेता अपने जीवन काल में भी नहीं रहे। पहली जो थी कॉन्फ्रेंस थी वो भारत की आज़ादी के पहले संपन्न हुई थी दिल्ली में, जिसमें सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें इसराइल का भी कोई प्रतिनिधि था और रूस का प्रतिनिधि भी था। वो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहलाती थी, जो पुराना किले में हुई थी। उसके बाद जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई वो बांडुंग हुई, जो 1954-55 में इंडोनेशिया में हुई। बांडुंग में नेहरू का प्रयास ये था कि चीन को अफ्रो एशियाई बिरादरी में शामिल किया जाए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन होने के बावजूद। मगर उसके कुछ ही वर्ष बाद चीन के प्रभाव में एक बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहली अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहलाती है, जिसमें बिल्कुल चीन ने स्पष्ट चुनौती नेहरू को दी कि नेहरू के अनुसार विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट एटमी युद्ध का था, नेहरू के लिए शांति सबसे महत्वपूर्ण थी। चीनियों का मानना ये था कि विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट नव उपनिवेशवाद का है और सबसे बड़ा संकट नव साम्राज्यवाद का है। तो तब सुकार्नो में और नेहरू में स्पष्ट फूट मतभेद नजर आया था, चीनियों में और भारतीयों में स्पष्ट मतभेद नजर आया था। और जो पुराने नेहरू के सहयोगी साथी थे, वो नासिर हों, यूगोस्लाविया के टीटो हों, नरोदम सिहानू कंबोडिया के हों, वो सब उस तरफ को जाने लगे। तो मेरे ख्याल में ये भ्रांति इस देशवाद में हम लोग बहुत अरसे से पालते रहे हैं कि नेहरू एक निर्द्वंद एक छत्र नेता थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो नेहरू का पक्ष रखने वाले नेहरू को की हीरो वर्शिप इसीलिए होती है कि देखिए इतने बड़े नेता थे कि उन्होंने नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल में नेहरू की हीरो वर्शिप बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। अगर आप देखें तो नेहरू, आपको हरिशंकर पारसाई जी के अगर यदि कुछ व्यंग लेख याद आए कि बादशाह की दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल निकल आया है, एक गधे की आत्मकथा, तो मेरे ख्याल में माफ़ कीजिएगा नेहरू के जीवन काल में ये सवालिया निशान उठने लगे थे। आफ्टर नेहरू हु, वॉल्टर हेगन की एक किताब थी, उसमें बड़े चित्र विचित्र लोगों के नाम थे। मगर नेहरू को हीरो मानना बंद कर दिया गया था सन 62 के युद्ध के बाद, जब भारतीय सेनाएं बहुत बहादुरी के साथ पीछे हटी। मुझे याद आ रही है कौन, ये ऑस्ट्रेलियाई नॉर्मन कजिन्स, जिन्होंने वो लिखी है, अपने संस्मरण लिखे हैं, वो कहते हैं 6 महीने बाद जब मैं नेहरू से मिला तो मैं समझ नहीं पाया कि आदमी 6 महीने में इतना बूढ़ा कैसे हो गया है। सन 62 के भारत चीन युद्ध के बाद जब भारत की सेनाएं बहादुरी से पीछे हटती रहीं और नेहरू ने कहा कि हमारा तो आज हृदय रो रहा है, वो असम की जनता के साथ है, उसके बाद नेहरू हीरो भारत में कभी नहीं रहे। और नेहरू इतना आहत भी हुए और कहा जाता है कि आहत तो हुए, उनकी मौत की वजह भी एक वो आहत तो हुए, उनका अपना कारण है मौत की वजह, और डॉक्टर लोग ढूंढते रहेंगे। मगर जो बात निर्विवाद है कि उनके जो प्रशंसक भक्त और उनके जीवनीकार एस गोपाल हैं, उनका भी कहना है कि एक भयंकर धक्का नेहरू को जो लगा ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो चीन के युद्ध के बाद हुआ, उसके बाद नेहरू को भारत में हीरो किसी ने नहीं माना। उसके बाद तो हीरोइन रणचंडी, दुर्गा, अटल बिहारी जी तक आज तो वो भी असंदिग्ध है कि सब ने कभी कहा था कि नहीं कहा था, मगर आचरण तो किया था। तो श्रीमती गांधी को उसका लाभ हुआ, वो हीरोइन श्रीमती गांधी बनी, मगर नेहरू उसके बाद हीरो कभी नहीं रहे अपनी। लेकिन ये जो विवाद है, सीमा विवाद है, ये अरुणाचल की प्रॉब्लम है, अक्साई चीन की प्रॉब्लम है, ये जो जमीनें दे दी गई, ये नेहरू तो आप जिम्मेदार मानेंगे? मैं नेहरू को जिम्मेदार इसलिए नहीं मानूंगा, जो बुनियादी बात मैंने कही ना कि छोटे नक्शे पे मोटी कूची से एक रेखा खींची अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासनकाल में, हम दोष दे रहे हैं उसका नेहरू को। ज़मीन कौन किसकी कहाँ थी, आज ये बहस क्या हमारे और नेपाल के बीच में नहीं है कि काली नदी अपनी धारा बदल देती है। समझौता यह है कि नदी की धारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी का निर्धारण करती है। यदि नदी की धारा 2 बार अपनी धारा बदल देती है तो सीमा भी बदल जाती है। ये अरुणाचल में हमारी IB फेल हो गई, हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, हथियार नहीं थे। ये देखिए बहस बिल्कुल दूसरी है। उस समय रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, जिन्होंने जब उन्होंने भी जो कुछ किया, कहा गया कि सब बड़े मूर्ख व्यक्ति थे, वो तो प्रेशर कुकर बना रहे थे। तो जब रातों रात आप किसी हमले का मुकाबला करेंगे तो रातों रात क्या आप अपनी सारी फौज का लाभ लश्कर रसद तैयार कर लेंगे? नहीं, तो कहा जा रहा था बहुत पहले से सूचना आ रही थी, नेहरू इग्नोर कर रहे थे, ये आरोप लगता है। देखिए, ये जो कहा जा रहा था ना, ये तो फिर व्हाट्सएप वाली परंपरा। मैं तो व्हाट्सएप का जवाब मांग रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे जवाब जो दे रहा हूँ, मैं आपको दुर्भाग्य से पढ़े लिखे आदमी का जवाब दे रहा हूँ कि माइकल ब्रेशर की किताब है जो नेहरू पे है, जीवनी, उसका उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेनन से एक लंबा साक्षात्कार किया और उनके वर्ल्ड व्यू पे साक्षात्कार किया। तो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन कब बने,
चीन के साथ पहली मुठभेड़ भारत की कब हुई? आपको याद पड़ता है कब हुई? मुझे याद है, क्योंकि उसमें कुमाऊं रेजिमेंट के बहुत लोग मारे गए थे। मेरा वो पहाड़ी पैरोकेलिज्म कह लीजिए आप इसे। लोंगजू और कोंका का पास इंसिडेंट से चुशूल में 1957-58 में। अच्छा। 58 सन में पहली बार चीन से मुठभेड़ भारतीयों की हुई, जहां सैनिकों की जानें गईं। अब 58 से 62 अक्टूबर तक कितना समय बीता है, आप मुझे ये बताएंगे? कितना समय मिला भारत को तैयारी के लिए? सबने झूठ बोली, नेहरू ने नहीं, जनरल BM कॉल ने झूठ बोली, जो एरिया कोर कमांडर थे, वहाँ से तेज कदमों से भागते हुए वापस आए, जो कभी नेहरू के उत्तराखंड भी समझे जा रहे थे। तो माफ़ कीजिएगा, ये 2.5 साल के अंतराल में जो भारत चीन रिश्तों में खटास आई, और नेहरू को शायद इसका एहसास हो जाना चाहिए था सन 55-56 में, जब दलाई लामा भारत आए और चीन ने अपनी आंखें तरेरना शुरू किया था। चीन को ऐसा, नेहरू को इसका एहसास तब हो जाना चाहिए था जब तिब्बत का मुक्ति अभियान चलाया था साम्यवादियों ने। मगर तब तो आपको विश्व शांति और गुटनिरपेक्षता में आप तिब्बत की कुर्बानी देने को तैयार थे। आप तिब्बत को सॉवरेंटी और सुजरेंटी की बहस करने लग गए थे कि संप्रभुता है कि प्रभुत्व है। मगर माफ़ कीजिएगा, ये इस सब के लिए नेहरू अकेले जिम्मेदार कतई नहीं है। तो पुष्पे जी, अब हम आखिरी सेगमेंट पे आ गए, लेकिन अब यहाँ पे आपकी निजी राय में जानना जी बिल्कुल। और अब तक भी जो कहा है वो पराई राय नहीं है, वो भी मेरी निजी राय बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपकी निजी राय ही इस इतिहास का दस्तावेज है। भारत निर्माण के आधार पर, आइडिया ऑफ इंडिया के आधार पर, अगर आपको कुछ चयन करना हो कुछ नामों का, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा और आप चयन करिए कि वो कौन से नाम आगे बढ़ते हैं, वो हम देखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? जवाहरलाल नेहरू। अब फंसेंगे आप अगले सवाल पे। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये पीढ़ीगत प्रश्न है। देखिए, अपना आदर्श संसदीय रूप अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू को मानते थे। नेहरू उनको संसदीय अपना एक तरह से उत्तराधिकारी मानते थे। मेरे ख्याल में गांधी मेरी पीढ़ी के आदमी के लिए 1910 का आदमी है, 1906 का आदमी है। नेहरू मेरे जीवन में प्रत्यक्ष भोगा देखा झेला हुआ है। ये अड़चन मुझे आ सकती थी सावरकर के साथ, क्योंकि सावरकर अंडमान से लौटने के पहले तक एक आदर्श वीर राष्ट्रीय सेनानी के रूप में देखे जाते हैं। सागरला, प्राण कलमल्ला, उनको आज भी आप अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में जाएं तो लोग जूते उतार कर उनकी कोठरी में प्रवेश करते हैं। मगर जब तुलना आप कर रहे हैं, और नेहरू और राजीव गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की तुलना तो लगभग हास्यास्पद है। नहीं, तुलना की बात नहीं है। मैं नहीं, ये आजाद आइडिया ऑफ इंडिया। जब आप सवाल पूछते हाँ, हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसका अपना है, जिसने गांधी से कुछ लिया है, जिसने सुभाष के साथ काम किया है, जिसने पटेल के साथ काम किया है, जिसने मौलाना के साथ काम किया है, वो आइडिया नेहरू का भारत का जो विचार सोच है वो इन सब का मिला जुला सोच है, वो आधुनिक भारत का सोच अच्छा, है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चूंकि आपने बार बार 1947-1964 के दौर की बातचीत करी है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो 3 चीज़ जो आप मानते हैं कि नेहरू ने इस देश को दी हैं, वो क्या चीज़ है? आत्मसम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू ने वो दिया था जो आज लगभग नष्टप्राय है। और जब आज नष्टप्राय है कह रहा हूँ तो मेरा कहने का अभिप्राय पिछले 10-12 वर्ष नहीं है, श्रीमती गांधी के कार्यकाल से आज तक है। मुझे लगता है कि IITs, IMMS, सरकारी विद्यालय, स्कूली शिक्षा, ओवरऑल टोटलिटी में शिक्षा, टोटलिटी में शिक्षा, टोटलिटी में चिकित्सा, टोटलिटी में आधारभूत ढांचा, जिसमें बांध भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, सब। ये एक चीज़ रह जाती है, क्या उसमें नेहरू का योगदान माना जाना चाहिए? ये सेकुलर भारत। नहीं, देखिए, मुझे सेकुलर भारत की कल्पना में मुझे लगता है इस शब्द बड़ा अटपटा है। मुझे लगता है जब आप कहते हैं वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत सोच, तो वो धर्मनिरपेक्ष ही होगा ना। अगर यदि आप कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार ये सत्य है, तो फिर सेकुलर सोच कहाँ से रह सकता है, फिर आधुनिक सोच कहाँ से रह सकता है? तो धर्मनिरपेक्ष होना ही लोकतंत्र की पहली शर्त है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष के बाद की खाल निकालने नरसिंह राव से पंथ निरपेक्ष कहने लग गए, मगर वो तो मतलब खुद ही मतलब आस्थावान हिंदू थे अंततः। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में नेहरू का सेक्युलरिज्म
वास्तविक जनतांत्रिक वैज्ञानिक तर्कसंगत सोच पर आधारित था। समता, वरना आप समता पोषक समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि बात के दौर में नेहरू का एक भाषण मैं पढ़ रहा था, तो उसमें वो समझा रहे हैं कि जब मैं अपने आप को सेकुलर बोलता हूँ तो लोग मुझे नास्तिक समझ लेते हैं। नहीं तो मतलब श्रीमती गांधी तो अपने को वेदांती कहती थी ना, तो वो अब वो वेदांती भी अगर है तो वो नास्तिक ही है ना। तो भारत हिंदुओं के लिए संभव है कि वो नास्तिक हैं और हिंदू बने रहें, बाकी धर्म वालों के लिए संभव नहीं कि वो नास्तिक हैं और अपने धर्म में भी रहें। चलिए, तो पुष्पेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा विमर्श मुझे लगता है आज हुआ है। हम किसी नए विषय पर आपके साथ फिर से दोबारा आपकी शरण में आएंगे। नहीं, मेरी शरण में नहीं आएंगे, हम लोग आपस में झगड़ा करेंगे, बिल्कुल झगड़ा करेंगे, असहमति को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।